यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 118 तक कंप्लीट कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 119 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 126 तक कवर करेंगे। आज का पूरा सेशन जो है थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पे रहेगा, लेकिन इसमें भाई एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, क्वेश्चन नंबर 126। यहाँ पे ये क्वेश्चन वोल्टेज रेगुलेशन से पूछा गया है। तो अगर ट्रांसफार्मर के अंदर आपने वोल्टेज रेगुलेशन नहीं समझा है, ओके, तो ये क्वेश्चन भाई कभी भी आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आज के सेशन में हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर बात करेंगे और काफ़ी हम लोग डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद जो बाकी के थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है भाई, इसको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गेन करते हैं। और आज का सेशन थोड़ा सा लंबा जा सकता है भाई, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे। और ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करने में यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ओवरऑल आपका ये मास्टर लेक्चर होगा ट्रांसफार्मर के अंदर। और वोल्टेज रेगुलेशन के साथ साथ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पावर फैक्टर के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कभी भी आपको भाई वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब नहीं समझ में आएगा। उसके बाद फिर हम लोग इन्फिनाइट सोर्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो बहुत कुछ हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं आज के सेशन में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ भाई। ट्रांसफार्मर हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं और पूरा का पूरा सिंगल फेज लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया है और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नो लोड की बात करते हैं। तो अगर ट्रांसफार्मर मेरा नो लोड पे है भाई, ठीक है, तो ओवरऑल देखिए ये तो हो गया हम लोग का सिंपल सा ट्रांसफार्मर का डायग्राम। प्राइमरी साइड इधर हो गया, सेकेंडरी साइड इधर मान लेते हैं हम लोगों ने सोर्स कनेक्ट कर दिया, इधर मान लेते हैं हम लोगों ने लोड। तो अभी हम लोग का नो लोड पे है, तो इस पूरे ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं V1 है, यहाँ पे आपका E1 इंड्यूस्ड होगा, यहाँ पे आपका E2 इंड्यूस्ड होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा। क्योंकि नो लोड पे है तो ओवरऑल आप क्या कहेंगे, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक्साइटिंग करंट फ्लो होगा, जिसको हम लोग I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर किसी बुक में आपका IE यानी एक्साइटिंग करंट के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये करंट जैसे ही आएगा तो यहाँ पे एक फ्लक्स सेटअप होगा, है ना। तो फ्लक्स सेटअप होते ही क्या होगा, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग के साथ लिंक करेगा इस तरीके से। ये मान लेते मेरा फाई है। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे E1 इंड्यूस्ड होगा जो कि N1 d∅dt के ऊपर होगा बेस्ड, और ये हो जाएगा E2 इक्वल टू आपका N2 d∅dt। क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोगों ने अभी तक अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो था ये सब हम लोगों ने समझ रखा है। तो ओवरऑल देखिए भाई, इस तरीके का जो हम लोगों ने सर्किट दिखाया है इससे हम लोगों का काम नहीं चलेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। तो ओवरऑल प्राइमरी वाइंडिंग के चलते आपका एक रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पे जो रिएक्टेंस होता है भाई, जो लीकेज फ्लक्स होता है उसके चलते हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं R1 हो गया, ये आपका JX1 हो गया, और यहाँ पे हम लोग कोर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कोर को इसी तरीके से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर लीकेज फ्लक्स को हम लोग यहाँ पे रिएक्टेंस के रूप में क्यों ये सब दिखाते हैं, तो ये सब आपका सब्जेक्टिव जब आप कोर्स परचेस करेंगे या फिर जब आप ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ, तो वहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है। तो ओवरऑल आपका ये MCQs चल रहा है, तो अभी हम लोग ऊपर रहेंगे, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग के चलते R2 हो गया, ये आपका JX2 हो गया, और अभी इधर हम लोगों ने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया है। यहाँ पे ऑलरेडी बताया कि नो लोड पे तो E1 रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पे मैं E1 लिख देता हूँ। यहाँ पे आपका E2 रहेगा, इधर मेरा करंट 0 होगा भाई, क्योंकि कोई लोड नहीं लगा, सर्किट ओपन है। इसका मतलब क्या, इधर मेरा I2 0 होगा। I2 0 इसका मतलब क्या, जब ट्रांसफार्मर आप पढ़ेंगे डिटेल में तो यहाँ तक जो होता है ये पूरा का पूरा जो ट्रांसफार्मर है क्या होता है, आइडियल कंसिडर किया जाता है। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल अब देखिए, आइडियल कंसिडर कहने का मतलब क्या, सिर्फ इतना ही दूरी तक आप क्या कर सकते हैं, अपना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वाला फार्मूला एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फार्मूला क्या है, K इक्वल टू आपका होता है N1 डिवाइडेड बाई N2 इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू, या फिर इसी को हम लोग E1 डिवाइडेड बाई E2 इक्वल टू आपका I2 डिवाइडेड बाई I1 होता है। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल ट्रांसफॉर्मर यानी इतने ही दूरी के लिए आप एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल
यहाँ पे प्राइमरी साइड में भाई मान लेते हैं मेरा एक सोर्स लगा हुआ है, ये हो गया आपका V1 मान के चलते हैं। तो यहाँ से मेरा एक करंट फ्लो होगा सिर्फ और सिर्फ एक्साइटिंग करंट, जो कि I0 से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये एक्साइटिंग करंट क्या होगा, इधर आकर के ये मेरा RC होता है कोर लॉस कॉम्पोनेंट, और ये हो जाएगा मेरा XM। ओके, तो इसमें जो आएगा इसको IC बोलते हैं और इसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं IM, मैग्नेटाइजिंग करंट। अब देखिए इधर जो करंट आएगा, इधर मेरा इसको बोला जाता है I1 डैश, ठीक है। ये मेरा एक तरीके से जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि ओपन सर्किट है। तो अगर मेरा I2 जीरो है तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ से अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो उठाइएगा N1 डिवाइडेड बाय N2 इक्वल टू आपका I2 डिवाइडेड बाय I1। तो अगर यहाँ से हम लोग I2 की बात करें और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही दूरी में लगा रहे हैं, यहाँ पे जो करंट कौन सा है, I1 डैश होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे I1 डैश की बात करें तो I1 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा I2 इंटू N2 डिवाइडेड बाय N1। तो ओवरऑल देखिए I2 मेरा जीरो है क्योंकि नो लोड पे है, तो इधर मेरा ओपन सर्किट है तो कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो ओवरऑल I1 डैश भी क्या हो जाएगा, अगर ये जीरो है तो ओवरऑल पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि I1 डैश भी मेरा जीरो होगा। यानी नो लोड पे सोर्स के साइड से सिर्फ और सिर्फ एक ही करंट फ्लो होता है जिसको एक्साइटिंग करंट बोलते हैं भाई। और इस एक्साइटिंग करंट को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फेजर सम होगा किसका, IC प्लस IM का। यहाँ पे मैंने फेजर सम बोला है, ठीक है। तो इसे आपको दिमाग में रखना, अलजेब्रिक सम नहीं। तो ओवरऑल ये नो लोड पे हम लोगों ने दिखा दिया है। अब देखिए फिर से हम लोग वापस से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। हम लोगों ने भाई यहाँ पे देखा है, इस वाले वाइंडिंग में देखिए, यानी इस वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ से जो करंट फ्लो रहा है जिसको एक्साइटिंग करंट बोल रहे हैं, इसके चलते यहाँ पे क्या होगा, एक फ्लक्स सेटअप होगा, है ना। तो अभी मुझे बताइए, क्योंकि मेरा ये साइनसोडियल वोल्टेज सोर्स है, तो ये जो करंट फ्लो हो रहा होगा ये भी मेरा साइनसोडियल होगा, है ना। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है या फिर यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट होगा, ठीक है। तो अगर इस करंट के चलते यानी एक्साइटिंग करंट के चलते जो फ्लक्स सेटअप होगा ये भी आपका इंस्टेंटेनियस होगा। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। और MMF की बात करते हैं N और I, क्योंकि मेरा इंस्टेंटेनियस करंट है भाई, जो I0 है क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है ना। तो ओवरऑल MMF यानी NI, तो I की जगह मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इंस्टेंटेनियस करंट डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। ये जो इंस्टेंटेनियस करंट है ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या होगा, ये होगा आपका IM साइन ओमेगा टी। मान लेते हैं प्राइमरी साइड में मैंने इस एक्साइटिंग करंट को ही रेफरेंस ले लिया, यानी ये I0 एंगल जीरो ले लिया, तो वोल्टेज का ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको मतलब घबराना नहीं भाई कि करंट का क्यों नहीं आपने एंगल दिखा, मैंने करंट को ही रेफरेंस ले लिया तो ऑटोमेटिक वोल्टेज का अपना क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ एंगल आ जाएगा। ओके, तो ये मेरा एक तरीके से करंट है। तो अगर मैं करंट का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो जो मेरा इंस्टेंटेनियस फ्लक्स होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N। I की जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ पे IM साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। और साइन के आगे जो भी होता है ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है, नहीं जो इंस्टेंटेनियस फ्लक्स होगा ये क्या हो जाएगा आपका फाई m साइन ओमेगा टी। यानी आप देख रहे हैं कि ये भी क्या है, जीरो एंगल पे है, करंट भी आपका जीरो एंगल, यानी जो आपका करंट है और जो फ्लक्स है दोनों आपस में फेज में रहेगा। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे बात की है ऑलरेडी कि ये जो फ्लक्स सेटअप हुआ है, क्योंकि ये मेरा टाइम वेरिंग फ्लक्स है, d∅dt टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो सीधी सी बात है ये फ्लक्स यहाँ पे इस वाइंडिंग के पास चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड हुआ E1, और वही फ्लक्स क्या हो रहा है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ भी लिंक हो रहा है, जिसके चलते वहाँ पे EMF इंड्यूस्ड हुआ E2। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी बात किया है कि जो E1 है मेरा ये क्या था, N∅dt, और क्योंकि E1 की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा प्राइमरी साइड, है ना। तो ओवरऑल N1 वैसे का वैसे ही रखते हैं। फ्लक्स का वैल्यू मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया, ये इंस्टेंटेनियस फ्लक्स है भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर पुट करेंगे फ्लक्स का वैल्यू जो कि है मेरा फाई m साइन ओमेगा टी, तो ओवरऑल इसको जब आप सॉल्व करेंगे यानी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, फाई m मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट होता है, ये क्या हो जाएगा साइन का यानी कॉस ओमेगा टी, और एक बार और कहते हैं यहाँ पे एक ओमेगा आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखिए जो मेरा E1 आया है, जो EMF इंड्यूस्ड हुआ प्राइमरी पे, ये एक तरीके से कोसाइन के टर्म में है, और जो मेरा फ्लक्स था भाई इंस्टेंटेनियस फ्लक्स, इसको इंस्टेंटेनियस फ्लक्स बोल रहे हैं, ये था मेरा IM साइन ओमेगा टी। तो ये अपने आप में एक साइन का क्वांटिटी है और ये अपने आप में कॉस का क्वांटिटी है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं इजी रखने के लिए कि इस EMF को भी क्या कर रहे हैं, साइन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N1 फाई m ओमेगा
कॉस को साइन में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस 90। क्लियर हुआ। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर लिया। नहीं तो अगर ये सब नहीं आता भाई तो सीधी सी बात है, साइन में है ये कॉस में है, तो जब भी आप साइन और कॉस का ग्राफ बनाइएगा, जैसे मान लेते हैं ये मैंने दिखाया, ठीक है, ये क्या हो गया, साइनोसोडियल ग्राफ है, ठीक है, और वही कॉस को दिखाना हो तो कॉस आपका हमेशा 90 से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये मेरा कोसाइन है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास एक साइन वेव है एक कॉस वेव है तो दोनों के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट चलता है। तो वही कॉस को अगर आप साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा। क्लियर हुआ। और अगर हम लोग यहाँ पे E2 की बात करें, यानी सेकेंडरी साइड में जो EMF इंड्यूस्ड हुआ ये क्या था आपका N2 d∅dt। तो ओवरऑल यहाँ पे भी फिर से फ्लक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो ओवरऑल E2 का भी वैल्यू क्या आएगा, वही आएगा, ये हो जाएगा आपका N2 phi m ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। समझ में आया। इसको फिर से साइन में करेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू N2 phi m ओमेगा कॉस के जगह हम लोग यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस 90 लिखेंगे। यानी आपका जो E1 होगा और E2 होगा दोनों क्या है, फेज में रहेगा। ठीक है भाई, क्योंकि एक ही फ्लक्स से बन रहा है ना दोनों। समझ में आया। दोनों के लिए जो फ्लक्स है ये मेरा कॉमन है। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे फेजर डायग्राम की बात करें, क्योंकि हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के अंदर है भाई, ट्रांसफार्मर पूरा अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर काम करता है, तो अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए पूरा फेजर डायग्राम से ही हम लोग कॉन्सेप्ट का निचोड़ निकालता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे फेजर डायग्राम देखें तो फ्लक्स मेरा क्या था, phi m sin ओमेगा टी, यानी इसको हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया मेरा phi m। अब क्योंकि भाई phi m sin ओमेगा टी प्लस 0 यानी 0 डिग्री इसको रेफरेंस ले लिया, तो अगर मैं यहाँ पे E1 को दिखाना चाहूँ तो E1 क्या है, माइनस 90 डिग्री। माइनस 90 डिग्री और लीड और लैग क्या होता है, हमेशा इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, तो ये 0 पे है, ये 90 माइनस पे नहीं लैग कर रहा है ये। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूँ कि ये मेरा क्या हो गया, E1 हो गया। मान लेते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो E2 क्या होगा आपका, E1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने इनके बीच में एंगल 90 डिग्री दिखा दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल फ्लक्स को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया है और यहाँ पे हम लोगों ने E1 और E2 को रिप्रेजेंट कर लिया है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग और थ्योरी के ऊपर आते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे भाई इस E1 की बात करें तो E1, क्योंकि E1 यहाँ पे कैसे आया है, क्योंकि इस वाइंडिंग के क्रॉस फ्लक्स मेरा टाइम के साथ चेंज हो रहा था। इस चेंजिंग फ्लक्स के चलते यहाँ पे क्या EMF इंड्यूस्ड हुआ है। और ये जो चेंजिंग फ्लक्स आया, ये चेंजिंग फ्लक्स किसके कारण आया बताइए। इधर से जो एक्साइटिंग करंट आ रहा था उसके कारण, और ये एक्साइटिंग करंट किसके कारण आ रहा था, ये सोर्स वोल्टेज के कारण आ रहा था। भाई ये वोल्टेज है तभी तो यहाँ पे करंट आ रहा है। तो लेंज लॉ क्या बोलता है, इस कॉइल को ये चेंजिंग नेचर वाला फ्लक्स पसंद नहीं होगा, तो भाई इसको क्या करना चाहता है, अपोज करना चाहता है। लेकिन ये फ्लक्स खुद किससे बना हुआ है, इस करंट से बना हुआ है। तो ओवरऑल, और ये करंट खुद किससे बना हुआ, V1 से बना हुआ। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा, एक EMF इंड्यूस्ड होगा और ये EMF क्या करता है, इस V1 को अपोज करता है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं अगर लिखूँ तो यहाँ पे हो जाएगा भाई V1 जो होगा ये E1 का जस्ट अपोजिट होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है। क्लियर हुआ। एक चीज़ और समझिए, अभी यहाँ पे इक्वेशन लिखने से पहले एक चीज़ और समझिए, क्योंकि भाई ट्रांसफार्मर मेरा नो लोड पे है तो यहाँ से जो एक्साइटिंग करंट जा रहा है, ये एक्साइटिंग करंट का वैल्यू बहुत ही स्मॉल होता है। बहुत ही स्मॉल कहने का मतलब क्या, फुल लोड का, अगर यहाँ पे फुल लोड लगाते हैं तो फुल लोड का सिर्फ 2 से 5% के बीच में आपका नो लोड करंट जाता है। तो ओवरऑल करंट मेरे यहाँ से बहुत कम जा रहा है। तो आप कहेंगे कि ये जो R1 और X1 है, यहाँ पे जो ड्रॉप होगा, यहाँ पे ड्रॉप कौन सा होगा, I0 इंटू R1 रेजिस्टेंस के पास का ड्रॉप एंड I0 इंटू X1 रिएक्टेंस के पास का ड्रॉप। तो क्योंकि भाई ये करंट खुद अपने आप में काफ़ी स्मॉल है तो आप कहेंगे ना कि यहाँ पे जो ड्रॉप होगा ये बहुत कम होगा। और अगर यहाँ पे ड्रॉप कम है इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको नेग्लिजिबल मान लूँ, मान लेते हैं यहाँ पे कोई ड्रॉप ही नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। समझे, क्योंकि भाई ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में, सब पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज सब बराबर होगा। लेकिन E1 क्या होगा, इस V1 को अपोज करेगा। यानी आप कह सकते हैं V1 जो होगा अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, बराबर होगा E1 के। लेकिन E1 क्या है, इसको जस्ट अपोज कर रहा था, यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ। अप्रोक्सीमेटली यानी टेंड्स टू आप कह सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर आप बराबर मान लेंगे, 100% बराबर मान लेंगे भाई V1 इक्वल टू E1, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है इस पूरे वोल्टेज को 100% अपोज कर दे रहा है। समझे, तो इससे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई वोल्टेज डिफरेंस ही नहीं है।
तो कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं भाई। इसने अगर 100% अपोज कर दिया तो वोल्टेज जीरो इसका होता है कोई करंट ही नहीं आएगा, और ऐसा थोड़ी ना होता है। नो लोड पे कुछ ना कुछ करंट खींचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये बराबर होंगे लेकिन 100% कभी भी बराबर नहीं होंगे। अपने आप में एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है भाई, अभी समझिए ओवरऑल। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने E1 E2 और फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर दिया, और हम लोगों ने यहाँ पे देखा भाई जो V1 होगा, ये V1 क्या होगा, माइनस ऑफ E1 होगा, है ना। तो E1 को ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो माइनस ऑफ E1 दिखाऊं तो इसका जस्ट अपोजिट है ना, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे दिखा देते हैं। ये हो गया मेरा एक तरीके से माइनस ऑफ E1, और माइनस ऑफ E1 क्या है, V1 के बराबर, समझे। या फिर ऐसे समझिए E1 को अगर आपने नीचे दिखाया है इस डायरेक्शन में, तो V1 क्या होगा, जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री का फेस शिफ्ट होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, अपने V1 को भी रिप्रेजेंट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे फिर से सर्किट डायग्राम बना देता हूँ एक, और सिर्फ उसे हम लोग प्राइमरी साइड का बनाएंगे भाई, क्योंकि सेकेंडरी साइड में तो आपका कुछ है ही नहीं, उधर करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है। ओके, तो यहाँ से देखिए ये जो करंट आया, एक्साइटिंग करंट I0, ये क्या होगा, इधर आएगा आपका IC और इधर आएगा आपका IM। और इसको अगर मैं दिखाऊं, इसको अगर मैं ऐसे ना दिखा करके, देखिए या फिर इसको मिटा ही देते भाई, फिर से बनाता हूँ। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं आप। ओके, ऐसे भी दिखा सकते हैं आप, ठीक है। ये पूरा पूरा कोर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, समझे। ताकि जिनको नहीं समझ में आ रहा हो कि ये दोनों पैरेलल में कैसे हैं, तो उनके लिए भाई मैंने ये सिंपल सा सर्किट बनाया, क्योंकि सेम ही है ना। आप ऐसे दिखाइए या फिर ऐसे दिखाइए, क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो पोटेंशियल यहाँ से लेके आते हैं ये सेम ही पोटेंशियल है, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट तार से जोड़ सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों सेम पोटेंशियल है। ओके, तो ये मेरा RC हो गया, ये मेरा XM हो गया, इधर से करंट आ रहा है I0, और यहाँ पे जो वोल्टेज है आपका E1, इधर मेरा V1 है। तो ओवरऑल देखिए भाई, इसके क्रॉस वोल्टेज हम लोगों ने यहाँ पे जो ड्रॉप लिया है ये नेग्लिजिबल मान के चला है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं इसको ऐसा शॉर्ट ही कर देता हूँ, यानी यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल देखिए ये जो I0 करंट है, इसको मैंने बताया KCL अगर आप लगाएं तो फेजर सम ऑफ क्या होगा, इधर जो आएगा आपको IC लिखना है, इधर जो आएगा आपका IM हो जाएगा। तो ओवरऑल देखिए भाई, इसके क्रॉस यानी RC के क्रॉस वोल्टेज क्या है मेरा, ये है V1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सब पैरेलल में, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, V1। और इधर जो करंट आ रहा है IC के चलते यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप होगा। कौन सा, IC इंटू RC, जिसको कोर लॉस बोल रहे हैं हम लोग, कोर लॉस कॉम्पोनेंट, है ना। तो ये जो ड्रॉप होगा भाई, ये ड्रॉप किसके फेज में होगा, ये प्योर रेजिस्टिव ब्रांच है। तो प्योर रेजिस्टिव ब्रांच क्या होता है, किसके फेज में होगा बताइए। या फिर कहिए ऐसे समझिए, ये जो करंट आ रहा है IC, ये करंट एक तरीके से वोल्टेज के फेज में होगा, क्योंकि ये प्योर रेजिस्टिव ब्रांच है, ठीक है। कौन से वोल्टेज के फेज में, इसके क्रॉस जो वोल्टेज उसी के फेज में, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है मेरा, V1 है। तो V1 को ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया, तो जो मेरा IC होगा, ये IC जो होगा इसी के फेज में होगा भाई, ठीक है। IC इसी के फेज में होगा। और वही अगर हम लोग IM की बात करें, क्योंकि ये प्योर इंडक्टिव ब्रांच है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या है मेरा, V1 है। तो क्या होगा, इस वोल्टेज से जो करंट होगा 90 डिग्री लैग करेगा। तो ये मेरा वोल्टेज V1 है, इसे क्या होगा, 90 डिग्री लैग करेगा। ओके, मेरा करंट, इसको हम लोग बोलते हैं IM। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे I0 जो है IC प्लस IM का फेजर सम है, तो इसमें आपका IM जो होता है भाई बड़ा मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। यानी 100% अपना पे 100% का दो कंपोनेंट, तो ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि यही मैग्नेटाइजिंग करंट है ना, और ये फ्लक्स बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका लेंथ लंबा दिखाया है। तो ओवरऑल अगर आप दोनों का फेजर सम करेंगे, IC एंड IM का अगर आप फेजर सम करेंगे, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये मेरा I0 मिल जाएगा, यानी नो लोड करंट मिल जाएगा। तो ये मेरा इनपुट वोल्टेज है, और ये मेरा एक तरीके से इनपुट करंट है। इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है भाई, ये बन रहा है एक तरीके से थीटा। इसी को बोलते हैं हम लोग पावर फैक्टर एंगल, यानी नो लोड पे जो करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये काफ़ी अच्छा खासा है। यानी नो लोड पे जो ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर होगा, ये बहुत ही पुअर होगा। ओके, ये आपका एंगल होगा करीब करीब 75 टू 80 के बीच में, इतना एंगल होता है भाई, ठीक है। तो cos फाई क्या है, यानी cos फाई यानी थीटा, इनके बीच में एंगल। तो ओवरऑल पावर फैक्टर काफ़ी पुअर आता है। तो नो लोड पे आपको ये भाई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा लोडेड कंडीशन के ऊपर। ओके, तो नो लोड से आपको यही दिमाग में रखना है भाई कि जो फ्लक्स है और जो मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड है इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है। अभी प्रूफ करवा दिया मैंने मैथमेटिकली। उसके बाद E1 जो होगा इसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या होगा, मेरा V1 होगा। ओके, अब हम लोग लोडेड कंडीशन के ऊपर आते हैं। उसके बाद फिर हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर बात करेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है भाई, इसका अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो ये होता है नो लोड वोल्टेज। ओके, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय नो लोड वोल्टेज। ट्रांसफार्मर के लिए स्पेशल केस होता है। ओके, तो पहले मैंने आपको नो लोड का समझाया क्योंकि वहाँ पे नो लोड का आपको आइडिया लगना चाहिए। फिर फुल लोड पे, तो फुल लोड पे अब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, तो सेकंड केस चल रहा है हम लोग का, ये है ट्रांसफार्मर ऑन लोड। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑन लोड। तो लोड की भी बात करें भाई तो तीन तरीके का लोड होता है। एक तो गया प्योर रेजिस्टिव। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ रेजिस्टिव लोड। ओके, दूसरा होता है आपका आरएल लोड, इसी को बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव लोड। और तीसरा होगा आपका आरसी लोड, इसी को हम लोग बोलते हैं एक तरीके से लीडिंग लोड। ओके, तो ये यूनिटी पावर फैक्टर वाला लोड हो गया, ये आपका लैगिंग और ये आपका लीडिंग। तो ओवरऑल रेजिस्टिव लोड कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता तो समझिए। फिर से हम लोग ट्रांसफार्मर के अपने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये हो गया आपका RC XM, ये हो गया आपका प्राइमरी साइड का वाइंडिंग। उसके बाद इधर हो गया आपका वाइंडिंग के चलते आपका रेजिस्टेंस और ये लीकेज फ्लक्स के चलते आपका रिएक्टेंस। ओके, ये आपका वाइंडिंग के चलते है और ये आपका लीकेज के चलते हैं। लीकेज फ्लक्स क्या होता है, लीकेज फ्लक्स को हम लोग क्यों रिएक्टेंस के रूप में यानी इंडक्टर के रूप में दिखाते हैं, सब पे मैंने ऑलरेडी बताया भाई। देखिए, कभी भी प्योर रेजिस्टिव लोड भी अगर आप लगाएंगे ना, यहाँ पे जैसे हमारा बल्ब लगा दिया तो फिर भी क्या हो जाएगा, ये आरएल लोड ही बन जाएगा भाई। क्यों, क्योंकि वाइंडिंग के चलते आपका क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंस आ रखा है। सॉरी, वाइंडिंग के चलते ना, लीकेज रिएक्टेंस के चलते। ओके, क्लियर हुआ। तो ओवरऑल आपका रेजिस्टिव लोड प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, आरएल लोड पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे मान लेते भाई एक इंडक्शन मोटर हम लोग लगा दिया है। क्लियर हुआ। तो ये हो गया R, ये हो गया आपका L, और L के चलते यहाँ पे आएगा JX। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं मेरा क्या हो गया, ZL। ठीक है, इम्पिडेंस लग गया। इधर हम लोग यहाँ पे सोर्स लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया V1। इधर से जो मेरा करंट आएगा इस बार इसको हम लोग बोलते हैं अब I1। ओके, और अगर आपने ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा होगा तो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है कि जैसे ही आप लोड लगाएंगे, थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहा हूँ मैं। जैसे ही आप लोड लगाएंगे भाई यहाँ पे, तो लोड लगाते I2 फ्लो होगा और I2 फ्लो होने के चलते करंट फ्लो, मतलब I2 क्या है, अपने आप में करंट है। इस करंट के चलते एक फ्लक्स बनता है भाई ∅2। ठीक है, और ये फ्लक्स क्या करता है, यहाँ पे जो मेन फ्लक्स था उसको एक तरीके से अपोज करेगा, है ना। ओके, तो जैसे आपने लोड लगाया तो एक करंट आएगा I2 के चलते एक नया फ्लक्स बनेगा ∅2, और ये ∅2 क्या करेगा, इस मेन फ्लक्स को अपोज करेगा। क्यों करता है, तो यहाँ पे लेंज लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए। क्योंकि भाई ये जो करंट बना है ये किसके कारण बना है, इस फ्लक्स के कारण बना है ना, चेंजिंग नेचर वाला। इस कॉइल को चेंजिंग नेचर वाला फ्लक्स पसंद नहीं है, तो इस फ्लक्स को अपोज करने के लिए क्या करता है, खुद का अपना ये इस करंट के चलते फ्लक्स बनाएगा, ये फ्लक्स को अपोज करता है। अब ये फ्लक्स अपोज कर रहा है, मतलब क्या, ये फ्लक्स मेरा वीक हो जाएगा। और फ्लक्स अगर मेरा वीक हो गया तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है E1 क्या था आपका, N d∅dt, है ना, d∅dt। तो फ्लक्स मेरा वीक हो चुका है क्योंकि भाई लोड लगाते हैं यहाँ पे, इस करंट के चलते फ्लक्स आया, इस फ्लक्स ने इस मेन फ्लक्स को वीक कर दिया। तो ओवरऑल E1 भी आपका क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और E1 वीक हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, अब जो मैंने यहाँ पे बताया था कि V1 जो होता है अप्रॉक्सीमेटली E1 के बराबर होता है, तो कंडीशन आपका यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। E1 मेरा बहुत ज़्यादा कम हो गया, E1 कम हो गया, इसका मतलब वोल्टेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक तरीके से इंक्रीज हो चुका है। वोल्टेज डिफरेंस इंक्रीज हो गया, इसका मतलब इधर से मेरा एक एक्स्ट्रा करंट आएगा, यानी जो नो लोड पे करंट था तो जाएगा ही जाएगा। अभी जो फ्लक्स वीक हुआ है इसको फिर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा करंट जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं I1 डैश। क्लियर हुआ। तो फिर से इस फ्लक्स को क्या कर देता है, कांस्टेंट कर देता है। तो इस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मर, और उस तरीके से मान लेते हैं एक और, आपने मान लिया एक और कोई पैरेलल में एक और लोड लगा दिया भाई। ठीक है, तो लोड बढ़ गया, इसका मतलब क्या,
और ज़्यादा करंट खींचेगा, और ज़्यादा करंट खींचेगा मतलब फ्लक्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये फ्लक्स स्ट्रॉन्ग होगा इसका मतलब इसको और वीक करेगा, और वीक होगा इसका मतलब क्या E1 मेरा और एक तरीके से वीक हो जाएगा, और E1 वीक हो गया इसका मतलब क्या है, इनके बीच में वोल्टेज डिफरेंस और ज़्यादा एक तरीके से बढ़ जाएगा, वोल्टेज डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ जाए तो सीधी सी बात है I1 डैश का वैल्यू और ज़्यादा एक तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ओवरऑल इस पर हम लोग आएंगे और यहाँ पे क्वेश्चन आएगा भाई आपके मन में कि यहाँ पे जो आप लोड लगाते चले जा रहे हैं, लोड लगा प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखें ना, जैसे मान लेते हैं भाई आपने पहले आप अपने रूम में गए, आपने एक फ़ैन ऑन कर दिया, ठीक है, तो एक लोड हो गया, फ़ैन का मान लेते 200 वॉट, ठीक है, तो 200 वोल्ट में मान लेते हैं 200 वोल्ट खींचेगा तो ओवरऑल करंट खींच रहा होगा। अब मान लेते हैं आप क्या कर रहे हैं, टीवी भी ऑन कर दिया, अब आपने एसी भी ऑन कर दिया, मतलब पैरेलल में क्या हो रहा है, एक तरीके लोड बढ़ते चला जा रहा है, क्योंकि आपके रोड के किनारे क्या एक तरीके से इसी तरीके का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। क्लियर हुआ? तो आप लोड बढ़ा रहे हैं, और लोड का मैंने आपको हमेशा बताया, लोड बढ़ने से मतलब क्या है कि करंट ज़्यादा एक तरीके से खींचेगा, ठीक है। लोड का मतलब होता है भाई कि करंट का डिमांड आप ज़्यादा कर रहे हैं उसी वोल्टेज पे, समझे। तो ओवरऑल यहाँ पे करंट बढ़ते चला जा रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि हम लोग इसके शंट में कितना मैक्सिमम लोड लगा सकते हैं, है ना। तो इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं भाई, ठीक है। लिमिटेड दायरे में रहते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ओके, इन्फिनाइट सोर्स हम लोग इसको बोलते हैं, इन्फिनाइट सोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है उस पर हम लोग आएंगे। तो ओवरऑल ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया भाई, यानी जैसे आप लोड लगाएंगे तो यहाँ पे एक I2 फ्लो होगा और I2 का कुछ वैल्यू होगा, ठीक ना भाई, और I2 के चलते यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि I2 के चलते यहाँ पे जो मेन फ्लक्स था वीक हो गया, इस फ्लक्स को फिर से स्ट्रॉन्ग करने का एक्स्ट्रा करंट आता है तो बोलता है I1 डैश, यानी ये जो मेरा यहाँ पे I1 है, इस I1 को अगर मैं लिखूँ तो I1 का क्या होगा, दो कॉम्पोनेंट होगा, एक तो I0 यानी एक तो आपका एक्साइटिंग करंट होगा जो कि इधर आकर के दो पार्ट में टूट जाएगा, इधर हो जाएगा आपका IC और इधर हो जाएगा आपका IM, और इसके अंदर एक और कंपोनेंट होगा जिसको बोलते हैं हम लोग I1 डैश, जो कि जो फ्लक्स वीक हुआ है उसको स्ट्रॉन्ग करने में एक तरीके से यूटिलाइज होगा। ओके, तो ओवरऑल देखिए हम लोग सेकेंडरी साइड की बात करते हैं भाई। सेकेंडरी साइड में यहाँ पे मेरा EMF इंड्यूस्ड होगा E2, इधर जो होगा मेरा E1 होगा। आप समझिए ये जो I2 करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे एक ड्रॉप होगा, यहाँ पर लिखता हूँ सेकेंडरी साइड में पैरामीटर क्या क्या है मेरे पास, E2 है, करंट फ्लो हो रहा है I2 फ्लो होने के चलते यहाँ पे I2 इंटू R2 यहाँ पे ड्रॉप होगा, उसके बाद I2 इंटू X2 यहाँ पे ड्रॉप होगा, उसके बाद यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं V2, ठीक है, फिर से को लोड वोल्टेज लोड टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे, यानी ये हो गया मेरा V2। तो कितने कंपोनेंट हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कंपोनेंट है, पांचों को हम लोग यहाँ पे फेजर डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओवरऑल देखिए मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इस लोड के पास जो वोल्टेज है जिसको मैं टर्मिनल वोल्टेज बोल रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे रेफरेंस ले लेता हूँ, ठीक है। ये मान लेते हैं भाई, डायग्राम हम लोग को चाहिए, स्पेस भी कम है, देखिए ये मान लेते हैं हम लोग का V2 हो गया, मैंने रेफरेंस ले लिया। अब क्योंकि ये इंडक्टिव लोड है, ZL लोड, RL लोड लगा हुआ भाई, ठीक है, तो जो I2 होगा, ये I2 क्या होगा, इस वोल्टेज से कुछ ना कुछ एंगल लैग करेगा, तो ये मैंने दिखा दिया I2, ठीक है, मान लेते हैं थीटा डिग्री एक तरीके से लैग कर रहा है। अब ये जो I2 फ्लो हो रहा है, इस I2 के चलते क्या होगा, एक ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के पास, और ये क्योंकि भाई रेजिस्टिव के पास ड्रॉप हो रहा है तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कहाँ होगा, फेज में होगा, इसी वोल्टेज के फेज में, है ना। या फिर कहिए यहाँ पे थोड़ा सा रुक करके हम लोग KVL लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे E2 की बात करूँ, E2 की, तो E2 क्या होगा भाई, E2 क्या होगा बताइए, E2 को अगर यहाँ पे KVL लगाए ना इस ब्रांच में ऐसे, तो E2 में से आपका I2 इंटू R2 माइनस होगा, माइनस I2 इंटू X2 माइनस होगा, और ये मस्ट भी इक्वल टू क्या होगा, किसके बराबर हो जाएगा, V2 के बराबर। भाई E2 में से ये मेरा मेन वोल्टेज है, इसमें से ये वाला ड्रॉप घटा दीजिए तो ओवरऑल मेरे को क्या मिल जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगा, समझ रहे बात को। तो ओवरऑल अगर मैं E2 की बात करूँ, E2 का अगर मैं निकालना चाहता हूँ वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, सबको उधर भेज देता है, तो V2 इधर है ऑलरेडी, तो V2 ये आपका पहले उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, उसका फिर इसको भेजेगा तो ये भी आपका प्लस में हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो E2 की अगर बात करें तो E2 क्या हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज प्लस यहाँ का वोल्टेज प्लस यहाँ का वोल्टेज, है ना भाई, यही तो आपका E2 एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ओवरऑल भाई देखिए मैं यहाँ पे E2 दिखाना चाहता हूँ अपने फेजर डायग्राम में, तो ये इतना तक तो मेरा V2 है, क्योंकि E2 इक्वल टू क्या है, V2 प्लस, तो V2 मेरा ये है, V2 मैंने दिखा दिया ऑलरेडी, इसमें और क्या जोड़ेंगे, I2 इंटू R2, तो I2 इंटू R2 क्या होगा, इस करंट के फेज में होगा, समझ रहे बात को। ये मान लेते हैं आपका, ये हो गया आपका I2 इंटू R2, उसके बाद ये वाला वोल्टेज I2 इंटू X2 होगा भाई यहाँ पे, ठीक है, I2 इंटू X2। तो क्योंकि भाई प्योर इंडक्टिव ब्रांच है तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, 90 डिग्री लीड कर जाएगा ऐसे,
समझ में आया? ये मान लेते हैं आपका I2 इंटू X2 हो गया। तो ये वाला वोल्टेज V2 प्लस I2 इंटू R2 प्लस I2 इंटू X2 किसके बराबर है? A2 के बराबर है। इन सबको जोड़ देंगे, फिर सम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? E2 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने ओवरऑल क्या क्या किया है? E2 को दिखा दिया अपने फेजर डायग्राम पे, I2 को दिखा दिया, ये है I2 मेरा, I2 इंटू R2 ड्रॉप को दिखा दिया, ये यहाँ पे आ गया, और इसको दिखा दिया, और V2 मेरा ऑलरेडी है, ये रेफरेंस लिया हुआ। तो ओवरऑल हम लोगों ने सेकेंडरी साइड में सारे पैरामीटर को दिखा दिया है। इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ भाई, ओके, क्योंकि अब हम लोग का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेजर डायग्राम पे ही एक तरीके से डाटा रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो सेकेंडरी साइड में हो गया। अब हम लोग आते हैं प्राइमरी साइड में। तो हम लोग को पता है ऑलरेडी, प्राइमरी साइड में क्या है? E1 है। तो अगर मैं E1 को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ E2 होगा उसी के फेज में क्या होता है? E1 भी होता है ना। तो मान लेते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो N1 क्या है मेरा? छोटा है एज कम्पेयर टू N2 से। तो E2 अगर ये लाइन है E2 का, तो ओवरऑल E1 जो होगा इसी के फेज में होगा, इसका वैल्यू कम होगा भाई, ठीक है। ये मान लेते हैं E1, इतना ही E1 है आपका, क्लियर। अब देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि जहाँ पे आपका E1 और E2 है उससे 90 डिग्री लीड करता है मेरा फ्लक्स। भाई इन दोनों में जो E1 और E2 इंड्यूस्ड हो रहा है वो किसके चलते हो रहा है? जो कॉमन फ्लक्स है उसके चलते, दोनों के पास जो सेम फ्लक्स है ना। तो ओवरऑल अगर मेरे को फ्लक्स रिप्रेजेंट करना हो तो नो लोड पे ऑलरेडी बताया था फ्लक्स क्या था मेरा? phi m sin ओमेगा t, यानी, और E1 और E2 के बीच में क्या था? phi m sin ओमेगा, मतलब N1, और वो क्या था? साइन 90 मतलब ओमेगा टी माइनस 90 था, ठीक है। यानी इससे 90 डिग्री लीड करता हुआ क्या दिखाना है आपको? अपना एक फ्लक्स होगा जिसको हम लोग phi m बोलेंगे, ओके। इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल था, दिखा दिया हम लोगों ने। उसके बाद देखिए, ये जो I1 है, यानी प्राइमरी साइड से जो मेन करंट फ्लो हो रहा है, इसमें आपका क्या है? I0। और I0 को भी अगर आप देखें तो I0 का दो कंपोनेंट था, एक तो आपका IC और एक आपका IM, है ना। तो ओवरऑल अगर आपको याद होगा भाई, तो ये जो IM था, ये वाला IM, नो लोड वाला फेजर डायग्राम देखिए वीडियो को पीछे जाकर के, ये IM जो था आपका, ये phi m के फेज में था, क्लियर हुआ? यहाँ पे आपका था एक तरीके से IM, और ये जो IC था, ये IC एक तरीके से भाई जो वोल्टेज था आपका V1 उसके फेज में था, है ना। ओवरऑल समझिए, ये मेरा E1 है, E2 है। अगर मैं V1 को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसके जस्ट अपोजिट आ जाइए आप। अगर ये E1 है तो इसका जस्ट अपोजिट ले रहा हूँ भाई, ये क्या हो जाएगा मेरा? माइनस E1 हो जाएगा। और माइनस E1 को ही हम लोगों ने क्या बोला था? वहाँ पे V1 बोला था, है ना। तो ओवरऑल इसका जस्ट अपोजिट ले लूँ तो क्या हो जाएगा? माइनस E1, और माइनस E1 में ही क्या था आपका? इसका जो एक और कॉम्पोनेंट था, कौन सा? IC, इसके फेज में था ये, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये मेरा था IC, और इन दोनों का जो फेजर सम था ये क्या था मेरा? I0 था। तो ये मैंने यहाँ पे I0 को दिखा दिया, यानी जो मेन करंट था मेरा, उस मेन करंट में से एक कंपोनेंट को मैंने फेजर डायग्राम में यहाँ पे लोकेट कर दिया। अब बचा सिर्फ और सिर्फ क्या? I1 डैश बचा हुआ है मेरे पास, और I1 डैश क्या है? I0 के साथ जोड़ना है मेरे को फेजर सम। तो सबसे पहले देखिए भाई, अब हम लोग एक और चीज़ पे बात करते हैं। ये जो यहाँ पे करंट फ्लो हुआ I2, इस I2 के चलते भाई मेरा एक फ्लक्स बना है, मान लेते हैं phi 2, और ये phi 2 क्या कर रहा था? आपके मेन फ्लक्स को अपोज कर रहा था। समझ रहे बात को? इस चीज़ को समझिए आप, इस चीज़ को आप समझिए। तो ओवरऑल देखिए, ये जो I2 के चलते phi 2 बना, ये phi 2 क्या कर रहा है? मेन फ्लक्स को अपोज कर रहा है, और वो जो फ्लक्स में डिक्रीमेंट हुआ है, कमी आया है, उस फ्लक्स को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन सा करंट आया है आपका? ये I1 डैश आया है। तो आप कहेंगे ना कि I1 डैश जो है फ्लक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और ये I2 डैश जो है फ्लक्स को वीक कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि I1 डैश और I2 ये दोनों करंट क्या होगा? अपने आप में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे, यानी दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं भाई। समझ में आया? ये वाला करंट क्या कर रहा है? इस phi 2 को कम कर रहा है, और ये वाला करंट क्या कर रहा है? इस phi 2 के चलते जो कमी है उसको एक तरीके से इंप्रूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? I1 डैश और I2 क्या होगा? एक दूसरे के आउट ऑफ फेज में होंगे। समझ में आया? तो ओवरऑल ये अगर I2 है मेरा यहाँ पे, ये अगर I2 है,
तो इसके जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री अपोजिट में ये क्या हो जाएगा मेरा, इसको थोड़ा बड़ा दिखाता हूँ मैं, क्योंकि I0 से मेरा जो I1 डैश होगा मच ग्रेटर देन होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा I1 डैश होगा, इसके जस्ट अपोजिट, इनके बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए। क्लियर हुआ। और आप देख रहे हैं कि जो I1 है, यहाँ से जो करंट निकल रहा है क्या है, I0 प्लस I1 डैश। तो ये हो गया मेरा एक तरीके से I0, ओके, ये है मेरा I0 और ये है I1 डैश। दोनों का अगर फेजर सम कर लेंगे तो ओवरऑल आपका भाई कहीं ऐसे आएगा, ठीक है। इसके पैरेलल लेके जाना पड़ेगा, इसको ऐसे पैरेलल लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। रफ में दिखा रहा हूँ आपको, यानी ओवरऑल आपका ये जो आएगा ये आ जाएगा मेरा एक तरीके से I1, ओके। तो ओवरऑल समझिए, अब जब मेरा नो लोड पे था, इसको थोड़ा मिटाता हूँ, लास्ट में बनाऊंगा। जब मेरा ट्रांसफार्मर नो लोड पे था, तो नो लोड के केस में भाई मेरा करंट क्या फ्लो हो रहा था, I0, और वोल्टेज क्या था मेरा, V1 डैश। यानी इनके बीच में जो एंगल था मेरा, ये वाला एंगल था, समझ रहे हैं, ये थीटा था। और जैसे ही मैंने लोड लगाया, तो लोड लगाते ही क्या है, I0 I1 डैश का जो आ रहा है फेजर सम इनके बीच में कहीं आ रहा है ना। तो अब देखिए, अब ये मेरा एक तरीके से एंगल बना, यानी क्या हो गया, थीटा मेरा एक तरीके से कम हो गया, पहले से थीटा कम हो गया, इसका मतलब क्या, मेरा पावर फैक्टर कुछ ना कुछ इंप्रूव हो गया होगा। क्लियर हुआ। तो हम लोगों ने यहाँ पे भाई सेकेंडरी साइड में, सॉरी प्राइमरी साइड में क्या कर लिया है, E1। अब देखिए एक चीज और देखिए, यहाँ पे प्राइमरी साइड में अगर हम लोग KVL लगाए, प्राइमरी साइड में अगर KVL लगाए भाई, और प्राइमरी साइड का थोड़ा सा मैं ईजी वाला बना देता हूँ। और एक चीज समझिए, यहाँ पे ये वाला सर्किट बना रहा हूँ, देखिए एक चीज समझिए यहाँ पे, क्योंकि अब मेरा लोड पे लगा हुआ, उधर लोड लगा हुआ है, सेकेंडरी साइड में लोड लगा हुआ है, तो इस बार जो होगा, यहाँ से जो करंट आ रहा है I1, जो कि आपका I0 प्लस I1 डैश का है, तो ये करंट मेरा मच ग्रेटर होगा, बहुत अच्छा खासा इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे जो ड्रॉप देखने को मिलेगा, R1 X1 में ड्रॉप देखने को मिलेगा, इस बार इसको आप नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं, क्योंकि करंट ज़्यादा है, तो ओवरऑल यहाँ पे ड्रॉप भी आपका क्या होगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना होगा। यहाँ पे वोल्टेज V1 है, यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड हुआ E1, तो सीधी सी बात है, ये दोनों आपस में पहला, तो इसके पास भी E1 होगा, इसके पास भी E1 होगा। तो हमने यहाँ पे KVL लगा रहे हैं इस ब्रांच में, क्योंकि इतना ही तक लगाएंगे, आगे तो पूरा पैरेलल में नहीं, सेम वोल्टेज है। तो ओवरऑल अगर लगाया तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 माइनस यहाँ पे ड्रॉप होगा I1 इंटू R1 माइनस आपका I1 इंटू X1, और मस्ट भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। मेरे V1 में से ये वाला ड्रॉप घटा दिए तो ओवरऑल क्या मिलेगा मेरे को, E1 ही ना मिलेगा, समझ रहे हैं। तो अगर मैं V1 की बात करूँ, V1 अगर मेरे को चाहिए, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 इंटू X1, यही होगा मेरा क्या, एक तरीके से V1। तो E1 को ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिखाया है, E1 मेरा ये है एक तरीके से, है ना। तो ओवरऑल भाई, और माइनस E1 कितने के, किसके बराबर था, V1 के बराबर था ना। लेकिन कब था, जब हम लोगों ने यहाँ का ड्रॉप एक तरीके से नेग्लिजिबल माना था। यहाँ पे ड्रॉप है भाई, ठीक है, इसका मतलब क्या, यहाँ तक E1 हो गया। E1 में अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, I1 R1 ड्रॉप, यानी ये I1 है, तो इसी के फेज में क्या हो जाएगा, ऐसे दिखा देते हैं, ये हो गया मेरा I1 R1, उसके बाद फिर प्योर, तो यहाँ से क्या होगा 90 डिग्री, ऐसे ये बीच में 90 डिग्री I1 X1। तो सीधी सी बात है, यहाँ से लेके आता है E1, फिर आपका I1 R1 ड्रॉप, फिर आपका I1 X1 ड्रॉप। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा ड्रॉप होगा, इसको हम लोग बोलेंगे ये मेरा हो गया V1। क्लियर हुआ। तो ये मेरा एक तरीके से भाई फेजर डायग्राम हो गया, कब, जब हम लोगों ने एक RL लोड कनेक्ट किया हुआ है। क्लियर हुआ। अब देखिए, और RL लोड के केस में यहाँ पे क्या है, समझिए कि अगर ये E2 है, तो कभी भी आपको भाई लोड लगाने के बाद यहाँ पे E2 नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बताया ना, करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉप ज़्यादा देखने को, ड्रॉप ज़्यादा देखने को, तो सीधी सी बात है यहाँ पे आपको वोल्टेज कम देंगे। जैसे E2 अगर 200 वोल्ट है, तो यहाँ मान लेते भाई आपका 30 वोल्ट ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 170 वोल्ट ही देखने को मिलेगा। यानी जब आप लैगिंग लोड लगा रहे हैं, तो ओवरऑल आपको यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा वो नो लोड से कम मिलेगा। नो लोड पे क्या मिलता है आपको, यहाँ पे कोई लोड नहीं होता, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं होता, कोई करंट नहीं होता, सीधी जाते यहाँ पे आपको E2 मिलता है, टर्मिनल वोल्टेज, यानी 200 वोल्ट मिलता है। लेकिन जैसे ही लोड लगाया तो 30 वोल्ट आपका ये इंटरनल इम्पीडेंस खा गया, तो 170 वोल्ट ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लीडिंग लोड पे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। लीडिंग लोड यानी यहाँ पे हम लोग RC लोड कनेक्ट कर रहे हैं। तो RC लोड जब आप लगाइएगा भाई, फटाफट अब इसको हम लोग करेंगे। ओके,
आरसी लोड लगाइएगा तो पहला तो क्वेश्चन आपका यही होगा कि आरसी को हम लोग लगाएं कैसे। R2 हो गया, X2 हो गया, आपका X1 हो गया, R1 हो गया, RC हो गया, ये आपका XM हो गया। यहाँ से मेरा करंट फ्लो I1, ये मेरा एक तरीके से दो कंपोनेंट यानी I1 इक्वल टू क्या है I0 प्लस I1 डैश, ठीक है। ये I1 डैश हो गया, इधर मेरा I0 आया, I0 क्या है दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ, इधर हो गया आपका IC, इधर हो गया मेरा एक तरीके से IM, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया मेरा यहाँ पे E1, इसके पास भी E1 और इसके पास भी E1, ये मेरा एक तरीके से V1। इस साइड में हम लोग लोड लगा रहे हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे जो लोड लगेगा RC लोड है, तो एक तो ये आएगा, एक R हो गया और एक C हो गया। एक तो ये क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि ऐसे भी लोड को कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। और एक होता है आपका ऐसे लगा दी R और C ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। सीरीज़ में लगा करके यहाँ पे दिखा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं हम लोग। तो भाई हम लोग हमेशा जब लोड कनेक्ट करेंगे ना RC, तो हम लोग हमेशा इस वाले को कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं? तो इस चीज़ के लिए भाई जानने के लिए आपको फिर पेड क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो कभी भी आपका यहाँ पे मतलब जो पावर फैक्टर इंप्रूव नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग इस तरीके से लगा रहे हैं। ऐसे लगाने से क्या होता है, जो आपका कैपेसिटेंस है, ठीक है, यानी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है, तो ओवरऑल आपका ओवरऑल सर्किट क्या होता है, यानी पावर फैक्टर आपका इंप्रूव होता है भाई, सीधे समझिए। तो अब हम लोग यहाँ पे लोड लगाते हैं, यहाँ पे E2 आएगा और इस E2 के चलते मेरा एक करंट फ्लो होगा I2 और ये I2 यहाँ पे ड्रॉप करवाएगा और जो बचेगा वोल्टेज मेरे को यहाँ पे लोड पे देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे हम लोग फेजर सम बनाते हैं, यानी फेजर डायग्राम। इसमें क्या है, E2 है, I2 है, फिर मेरा I2 R2 ड्रॉप है, I2 X2 ड्रॉप है और बाकी जो बचेगा हमारा V2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगेन V2 को मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस ले रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, जो करंट फ्लो होगा भाई इस बार लैग ना करके लीड कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटिव लोड है। ये मान लेते हैं I2 हो गया जो कि थीटा डिग्री लीड कर रहा है वोल्टेज से। अब देखिए इसमें KVL लगाएंगे अगर आप ऐसे, तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला वोल्टेज, यानी डायरेक्ट लिख रहा हूँ I2 R2 प्लस I2 X2 प्लस आपका V2, है ना। तो V2 तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया ऑलरेडी, ये मेरा V2 है यहाँ पे। ओके, तो ओवरऑल V2 में क्या करना पड़ेगा, V2 मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, इसमें I2 R2 दिखाते हैं। तो ओवरऑल क्या है, ये प्योर एस्टिव है, तो प्योर एस्टिव का करंट के फेज में हो गया ड्रॉप। तो करंट के फेज में करंट ऊपर था, तो यहाँ पे हम ड्रॉप को भी ऊपर दिखा दिया I2 R2। और ये मेरा क्या है, प्योर इंडक्टिव, है ना। तो ये क्या होगा, 90 डिग्री लीड करेगा। 90 डिग्री लीड करने का मतलब क्या, ये कुछ ऐसे जाएगा भाई, ठीक है। ये हो जाएगा आपका I2 X2, तो V2 प्लस I2 R2 प्लस आपका ये, तो ये दोनों आपका पूरा फेज सम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका V2, सॉरी V2 नहीं भाई E2, ओके E2, यही है ना E2 आपका, क्लियर हुआ। तो इस साइड हम लोगों ने फेजर डायग्राम दिखा दिया, सेकेंडरी साइड का फालतू चीज़ को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हम लोग प्राइमरी साइड की बात करते हैं भाई, ठीक है। तो प्राइमरी साइड में ये V2, प्राइमरी साइड में क्या E1 है, तो अगर आपका E2 इस पे है तो E1 भी आपका इसी पे मान लेते हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ओके। और E1 का जस्ट अपोजिट ले लेंगे, या फिर कहीं E1 और E2 जिस पे है उससे 90 डिग्री क्या होगा, मेरा फ्लक्स होगा, है ना। ये 90 डिग्री पे क्या हो गया, मेरा फ्लक्स, ओके। और इसी फ्लक्स के फेज में क्या होगा, ये जो आपका नो लोड करंट आया है, नो लोड का जो ये वाला कंपोनेंट IM इसी के फेज में आ जाएगा। और इसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता तो लेंथ थोड़ा ज़्यादा दिखाते हैं IM, और ये E1 है तो जस्ट अपोजिट ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका ये माइनस ऑफ E1, है ना। तो इसी के फेज में क्या हो जाएगा आपका IC कंपोनेंट हो जाएगा। इन दोनों का अगर आप फेजर सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा I0 हो जाएगा, ओके। और अभी जस्ट बताया था कि I2 जो फ्लो हो रहा है, ये I2 के अगर मेन फ्लक्स को अपोज करेगा और उस फ्लक्स में जो कमी आएगा उसको फिर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वाला फ्लक्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मतलब ये वाला करंट आएगा, ये करंट की तरह फ्लक्स बनेगा। तो ओवरऑल I2 अगर ये है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज क्या होगा मेरा, ये हो जाएगा आपका I1 डैश, क्लियर। अब देखिए ये I0 और ये I1 डैश दोनों को अगर फेजर सम करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, एक तरीके से I1 मिलेगा, यानी मेन करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके पैरेलल ले आइए और इसको इसके पैरेलल ले आइए, तो ओवरऑल ये एक तरीके से मेरे को यहाँ पे I1 मिलेगा। उसके बाद अगर प्राइमरी साइड में देखें, प्राइमरी साइड में देखें भाई, अगर
तो यहाँ पे मेरा V1 है, तो V1 को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला वोल्टेज यहाँ से E1 है, यहाँ पे भी E1, यहाँ पे भी E1, ठीक है E1, उसमें ये वाला ड्रॉप जोड़ दें तो मेरे को पूरा V1 मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप KVL लगा लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा E1 प्लस आपका I1 R1 प्लस I1 X1, ये सब ड्रॉप को कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। तो E1 यहाँ पे है माइनस E1 है ना, तो ओवरऑल इसके साथ क्या करेंगे, इसी के फेज़ में आपका I1 R1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के फेज़ में ये हो गया I1 R1 और यहाँ से फिर 90 डिग्री आपका क्या हो जाएगा I1 X1, तो यहाँ से आप कर लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा V1। ओके, तो ओवरऑल मैंने आपको फेज़र डायग्राम समझा दिया भाई, ठीक है। लैगिंग का क्या होता है, लीडिंग का क्या होता है, और जो आपका नो लोड रहेगा तो नो लोड पे कैसे हम वो फेज़र डायग्राम डिज़ाइन करते हैं। और ये सब इसलिए बताया ताकि आगे वाला जो न्यूमेरिकल है ना, आगे और भी न्यूमेरिकल है तो उस पर कम से कम आपको ये आइडिया लगे ट्रांसफार्मर में होता क्या एक्चुअली, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे भाई, यहाँ पे देखिए होगा क्या, यहाँ पे अगर हम लोग देखें जब नो लोड पे होता है ये, तो नो लोड पे हम लोग को वोल्टेज कितना मिलता है, E2 मिलता, ठीक है। लेकिन जैसे ही लोड लगाया, लोड मेरा RC है, तो इस केस में जो वोल्टेज मिलेगा आपको, यानी जिसको हम लोग टर्मिनल वोल्टेज बोल रहे हैं V2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो V2 जो होता है मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू E2 के मुकाबले, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर 200 वोल्ट है तो यहाँ पे आपको 200 वोल्ट से अधिक मिलेगा, समझे आप। कैसे मिलेगा ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन की बात करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है चेंज इन वोल्टेज, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, नो लोड से लेकर के फुल लोड के बीच में, फुल लोड, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे नो लोड होता है, फिर रेटेड वोल्टेज इसी को बोलते हैं, ठीक है। रेटेड वोल्टेज अभी बुक में आपका सीधे नो लोड वोल्टेज लिखा रहेगा, ठीक है भाई। ओके, तो ओवरऑल देखिए जब हम लोग का भाई नो लोड था, तो नो लोड पे क्या होगा, जो मेरा ये होगा वही मेरा टर्मिनल वोल्टेज होगा, है ना। यानी ऊपर में जीरो, यानी वोल्टेज रेगुलेशन मेरा जीरो है, यानी जीरो को ही हम लोग बेस्ट मानते हैं। तो नो लोड पे हम लोग जो ट्रांसफार्मर कभी भी काम नहीं करवाते हैं, कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन किसके लिए निकालेंगे। एक तो होगा आपका लैगिंग पावर फैक्टर। तो लैगिंग पावर फैक्टर में क्या देख रहे थे कि अगर ये नो लोड पे 200 वोल्ट है तो फुल लोड मेरा क्या था 170 वोल्ट आ रहा था, डिवाइडेड बाय 200, तो ओवरऑल कितना आ गया, ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 200। तो ओवरऑल परसेंटेज में लाने के लिए इसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर्मूला में लिख लीजिए 100%। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 यानी 2 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। यानी कितना है 15%। हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन किसको बेस्ट मानते हैं, 0% अगर आ गया है तो इसका मतलब क्या है, ये बेस्ट है एक तरीके से, यानी कोई भी ड्रॉप नहीं है। जो मेरा इंड्यूस्ड EMF है वही क्या हो जा रहा है, एक तरीके से टर्मिनल वोल्टेज बन जा रहा है, तो ऐसा कभी हो नहीं पाता, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, बेस्ट 2% हो गया, 3% हो गया, इसको बेस्ट मानते हैं। तो लैगिंग लोड में आप देख रहे हैं, मेरा एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि 15% आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो। यानी आगे कुछ नहीं तो पॉजिटिव साइन छुपा हुआ है, यानी वोल्टेज रेगुलेशन मेरा क्या है, ये पॉजिटिव में है। तो लैगिंग लोड पे आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जब वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होता है। वही अगर आप लीडिंग लोड की बात करें तो लीडिंग में मैंने आपको बताया, अभी समझाया नहीं है, सिर्फ बताया कि अगर नो लोड वोल्टेज 200 है तो आपका जो लोड के बाद यानी RC लोड लगाने के बाद जो वोल्टेज आएगा नो लोड से ज़्यादा आता है, मान लीजिए आपका 220 वोल्ट आ गया भाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय नो लोड यानी 200। तो ओवरऑल देखिए कितना आएगा आपका, ये नेगेटिव में चला जाएगा, ऊपर में -20 डिवाइडेड बाय आपका 200 गुना 100%, तो ये हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका -10%, ठीक है। तो -10% का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझिए कि अगर आपका पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन आ रहा है ट्रांसफार्मर के लिए तो आपको समझना है कि लोड मेरा क्या है, इंडक्टिव है। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसके लिए आपको सीधे समझना है कि मेरा जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या है, एक तरीके से लीडिंग पावर फैक्टर पे। तो पहले क्वेश्चन आप क्लियर कीजिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 126 पूछा है भाई, ओके, विथ अ लोड ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर द फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर, आगे का पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, देखिए आगे का भाई पूरा पढ़ता हूँ क्वेश्चन। विथ अ लोड ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर द फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इट्स नो लोड वोल्टेज। और नो लोड वोल्टेज से बड़ा हो गया तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, मेरा नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। अब बड़ा क्यों होता है इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ, कैसे इंक्रीज हो जाता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए थोड़ा सा आते हैं भाई हम लोग पावर फैक्टर के ऊपर, ओके। तो देखिए अगर हम लोग AC के अंदर आके बात करें
तो पावर इक्वल टू होता है, एसी के अंदर क्या होता है, आर होता है, एल होता है और सी होता है, तीनों काम करता है, ठीक है भाई। और एल और सी के कारण ही क्या होता है, एल और सी जैसी आएगा तो एल जब रहेगा यानी आर एल लोड रहेगा तो यहाँ पे क्या होता है कि मेरा वोल्टेज आगे आगे चलने लगता है और करंट मेरा पीछे रह जाता है, समझ में, यानी करंट लैग कर जाता है वोल्टेज से। और आरसी अगर रहेगा यानी कैपेसिटिव लोड रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज मेरा पीछे रह जाता है और करंट मेरा आगे आगे भाग जाता है, ठीक है। यानी आर के चलते कभी भी आपका दिक्कत नहीं होगा। आर के चलते क्या होगा, जो पावर आर में क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलता है भाई, ठीक है, यानी एंगल जीरो होता है इनके बीच में। यानी आर जब रहेगा प्योर रेजिस्टिव केस, यहाँ पे क्या लिखा है, पावर इक्वल टू वी आई कॉस फाई होता है, जहाँ पे फाई क्या है मेरा जीरो, क्योंकि इनके बीच में यानी वोल्टेज और करंट के बीच में क्या एक तरीके से एंगल कुछ है नहीं, तो ओवरऑल जीरो पुट करेंगे यानी कॉस जीरो यानी 1 हो जाए, तो ओवरऑल पावर इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है। इसलिए हम पूरे डीसी सर्किट में है, क्योंकि डीसी में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ना सर्किट में, इसीलिए भाई डीसी के केस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पावर इक्वल टू वी आई लिखते हैं, कॉस फाई लिखने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ऐसा आप लिख भी सकते हैं लेकिन आपको कोई लिखना मतलब नहीं भाई, क्योंकि कॉस फाई कॉस जीरो 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप एसी में आएंगे तो एसी में आपका क्या आ गया, एल आ गया और सी आ गया, और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में मोटर हो गया है ना, ज़्यादातर तो मोटर यानी इंडक्टिव लोड ही है, तो ओवरऑल क्या होगा, आपको यहाँ पे करंट और वोल्टेज में फेज देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखिए होता क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पे प्योर रेजिस्टिव लेके चलूँ, ऊपर समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मान लेते हैं वोल्टेज है, साइनसोइडल की बात कर रहे हैं, एसी के अंदर बात कर रहे हैं, डीसी यहाँ से खत्म हो गया, कोई डीसी से लेना देना नहीं हम लोग को। तो ये मान लेते हैं भाई मेरा वोल्टेज है साइनसोइडल वीएम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो जो करंट होगा, करंट भी क्या होगा, करंट इक्वल टू अगर हम लोग देखें यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं मेरा एक जनरेटर है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एफ इंपेडेंस जो भी बोली, लेकिन प्योर रेजिस्टिव लेके इसमें रेजिस्टेंस दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक मान लेते हैं प्योर रेजिस्टिव बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ जो करंट फ्लो होगा, ये वी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा टी, इसको जीरो रेफरेंस ले रखा है हम लोगों ने, इसलिए मैंने इसको जीरो से दिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा इंस्टेंटेनियस करंट किस पर डिपेंड करेगा, ये हो जाएगा आपका वोल्टेज अपॉन जो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो जो करंट होगा भाई, ये करंट भी क्योंकि प्योर रेजिस्टिव है तो करंट भी आपका क्या होगा, इसी के फेज में होगा। अब आप बोलिएगा करंट को आपने ऊपर क्यों नहीं दिखाया, नीचे क्यों दिखाया, फिर इतना क्यों दिखाया, तो करंट का वैल्यू आपके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि इस ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है। तो करंट आप बड़ा भी दिखा सकते हैं वोल्टेज से, छोटा भी दिखा सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ कि करंट भी आपका क्या है, फेज में। तो आपको पता चल गया ये मेरा करंट है, ये ऊपर वाला वोल्टेज है। तो ओवरऑल यहाँ पे पावर कितना डिसिपेट होगा, फिर पावर कितना ही कंज्यूम करेगा, तो ओवरऑल भाई या फिर कहिए दोनों रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा ना, तो ओवरऑल ये दोनों आपका यहाँ पे कितना एक्टिव पावर आएगा, ठीक है। तो दोनों को पावर इक्वल टू क्या होता है, अभी जस्ट बताया, रेजिस्टिव लोड है तो उसे वी आई लिखेंगे, कॉस फाई तो 1 हो गया, तो वोल्टेज इनटू करंट यानी मल्टीप्लाई करना। तो देखिए ये दोनों क्या है, पॉजिटिव में है, ये दोनों पॉजिटिव में है, तो जीरो पहले यहाँ देखिए ऑरिजिन पे दोनों जीरो है तो पावर भी जीरो से स्टार्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। और फिर आगे देखें यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव 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 होता है, ठीक है। तो इस तरीके का आपका क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पॉजिटिव पावर देखने को मिलेगा, है ना, पॉजिटिव पावर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट भी नेगेटिव में है और वोल्टेज भी नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई करना, माइनस इंटू माइनस क्या होता है आपका बताइए, पॉजिटिव होता है, नहीं पावर अगेन क्या होगा आगे रिमेनिंग हाफ साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी पावर क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल आप देखिए रेजिस्टिव लोड में होता क्या है भाई, ये जो आपने जनरेटर लगाया है यहाँ पे, ये जनरेटर मान लेते हैं अगर ऐसा समझिए ये 5 kVA जनरेटर जनरेट कर रहा है, तो ये 5 kVA क्या होगा, पूरा का पूरा ये टोटल पावर है एक तरीके से, टोटल पावर क्या हो जा रहा है एक तरीके से यहाँ पे ऑब्जॉर्ब हो जा रहा है लोड के थ्रू। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा 5 kVA यही क्या हो गया एक तरीके से किलोवाट है, यानी एक्टिव पावर है। जितना टोटल पावर था अपरेंट पावर वही क्या हो गया एक्टिव पावर, यूनिटी पावर फैक्टर पे ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, पहले से अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा होगा आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो रेजिस्टिव लोड में क्या है कि पूरा का पूरा पावर आप देख रहे हैं, इसको रहने देते हैं यहाँ पे, पूरा का पूरा पावर क्या होता है पॉजिटिव में रहता है। वही अगर आप RL लोड की बात करें, ठीक है, तो RL लोड में क्या होगा भाई कि आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज को मैंने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया, ठीक है, वोल्टेज को लीड करवा देते हैं, ये मेरा वोल्टेज हो गया। तो करंट क्या होगा, करंट लैग करता है, तो इसको मैं जीरो से दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं जीरो से दिखा देता हूँ। ये रेड वाला V है और ब्लैक वाला मेरा करंट है। तो अगर आप इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि अभी देखा आपने पावर इक्वल टू क्या है VI cos फाई, और cos फाई का क्या मतलब होता है इसको भी समझिए। cos फाई का मतलब होता है भाई, अगर आपने पावर ट्रायंगल पढ़ा होगा तो cos फाई का मतलब होता है जितना आपका पावर जनरेट हो रहा है किसके द्वारा, जनरेटर के द्वारा, उसका, और जनरेटर किस में करता है केवीए में करता है हमेशा, उसका कितना परसेंट एक तरीके से ये एक्टिव पावर बना पा रहा है, समझे। टोटल पावर का कितना एक तरीके से यूजफुल पावर आपका लोड ले पा रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग पावर फैक्टर। जैसे पावर ट्रायंगल अगर दिखाऊं मैं आपको, जैसे मान लेते भाई ये हो गया आपका किलोवाट, इसको बोलते हैं हम लोग केवीआर यानी रिएक्टिव पावर,
और इन दोनों का जो फेजर सम होता है इसको बोलते हैं हम लोग केवी यानी एपरेंट पावर। ये एंगल जो होता है इसी को बोलते हैं थीटा यानी फाई, यही होता है पावर फैक्टर एंगल, समझ में आया। तो कॉस फाई लगाएंगे तो क्या होगा, V अपॉन एच होता है, तो बेस मेरा किलोवाट हो गया, एच क्या हो गया मेरा केवी हो गया, तो यहाँ से आपका फार्मूला आता है। तो आप समझिए ये जो VI है, ये VI क्या है मेरा, ये एपरेंट पावर होता है, और एपरेंट पावर से अगर आपने cos फाई मल्टीप्लाई कर लिया, cos फाई मतलब फैक्टर, पावर फैक्टर, समझ में आया। तो टोटल पावर का कितना एक तरीके से आप एक्टिव पावर यूज कर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। बस मैं हिंट दे सकता हूँ भाई, आप बाकी दिमाग लगा के सोचें मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ओके, तो ओवरऑल देखिए इसी पावर ट्रायंगल में थोड़ा सा मैं आपको एक मॉडिफिकेशन करके दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं मेरा किलोवाट है, हाँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल बढ़ा रहा हूँ। ये मानते हैं एंगल अभी कितना है, ये 15 डिग्री है। अब मान लेते हैं एंगल मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। एंगल बढ़ाने से क्या होगा, ये KVR भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। देखिए कैसे बढ़ेगा, ये मान लेते हैं अभी आपका 45 डिग्री हो गया। तो देख रहे भाई, पहले KVR का इतना छोटा सा लाइन था, सिर्फ इतना, यानी इसका वैल्यू कम होगा, और इसका देख रहे हैं कितना बढ़ गया। ये कैसे बढ़ा, हाइट कैसे बढ़ गया लाइन का, एंगल बढ़ा देने से, ठीक है। तो अब देख रहे हैं भाई कि अगर आपका एंगल बढ़ जाता है cos फाई, जिसमें से फाई का वैल्यू अगर बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है, अब टोटल पावर का, ये टोटल पावर है, ठीक है, टोटल पावर है KVA, इसका ये जो एक्टिव पावर होगा, देखिए KVA जो होता है ना, दो KVA जो है भाई टोटल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये किससे मिला हुआ, किलोवाट से प्लस आपका KVR से, और फेजर सम होता है, अभी समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि KVR अगर पावर फैक्टर बहुत पुअर है, इसका मतलब KVR ज़्यादा है एज कम्पेयर टू किलोवाट, देख रहे हैं ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो आपका किलोवाट है उसके मुकाबले। ओके, तो ओवरऑल समझिए कि जैसे आप RL लोड लगा रहे हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट में क्या हो गया, एंगल आ गया। तो अब जो पावर आप निकालेंगे, जैसे यहाँ देखिए ये जीरो है, करंट जीरो, तो वोल्टेज जीरो, तो क्या होगा, पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू इंस्टेंटेनियस पावर, तो ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, वोल्टेज करंट मेरा भी जीरो है, वोल्टेज का कुछ वैल्यू है, ठीक है, तो जीरो इंटू जीरो करें तो क्या होगा, जीरो, यानी यहीं से स्टार्ट होगा। ओके, उसके बाद ये प्लस यानी धीरे धीरे पावर मेरे को मिलेगा। ओके, लेकिन आगे भी जाके यहाँ पे प्लस है, ये प्लस यानी इधर से मिलेगा, लेकिन आगे जा करके भाई देखिए ये नेगेटिव चला गया ना। देखिए ऐसा समझिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये करंट क्या है, पॉजिटिव में है, और ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज क्या है, नेगेटिव में है। तो एक पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव, तो दोनों को मल्टीप्लाई, प्लस माइनस ही होता है मल्टीप्लाई करने पे, यानी पावर क्या होगा, कुछ नेगेटिव में भी जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनेगा आपका ग्राफ, समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ये टोटल क्या है, मेरा एपरेंट पावर है, समझिए ध्यान से। एपरेंट पावर कहना मतलब क्या है, इसमें आपका किलोवाट भी है और KVR भी है, समझ गए। लेकिन भाई अब देखिए ये नीचे वाला पावर, जैसे ये अपने आप में जुड़ जाएगा, ये अपने आप में जुड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये वाला क्या होगा, इस टोटल में से आपका फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, ये नीचे चला जा रहा है, ये सिस्टम में रिवर्स चला जा रहा है एक तरीके से। या फिर कहीं जो आपका इंडक्टर है वो इसने क्या किया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, एक बार एब्जॉर्ब करेगा, फिर दोबारा फिर से क्या करेगा, रिलीज करके फिर से सोर्स को दे देता है। तो ओवरऑल देखिए, जब आपका करंट और वोल्टेज आ जाता है ना, जिनमें लैगिंग आगे पीछे हो गया, तो उस सिचुएशन में जो टोटल पावर है, उस टोटल पावर का सिर्फ इतना ही पावर आप यूज कर पाएंगे, बाकी जो है आपका ये पावर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक बार ऑब्जॉर्ब कर रहा है, वही फिर से एक तरीके से रिलीज कर दे रहा है, इसको आप यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो टोटल पावर आपका जनरेट हो रहा है यहाँ पे, इसका सिर्फ और सिर्फ हो सकता है 80% ही यूजफुल पावर हो, या फिर कहिए 70% ही यूजफुल पावर हो। 30% कहाँ चला गया आपका, यहाँ पे एनर्जी जो इंडक्टर है उसने स्टोर कर लिया भाई, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे दिक्कत क्या होता है भाई, जैसे मान लेते हैं आप अपने घर की बात करते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपके घर में एक जनरेटर भाई 5 kVA का, ओके, और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव लोड लगाया, मान लीजिए बल्ब लगाया, हीटर लगाया, ठीक है, और 3-4 बल्ब लगा दिया 10 रुपये वाला फिलामेंट, यानी रेजिस्टिव लोड इसका मतलब क्या है, जो टोटल पावर जनरेट करेगा ये पूरा का पूरा क्या होगा, एक्टिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। वही मान लेते हैं आपने एक यहाँ पे इंडक्शन मोटर चला दिया, ठीक है, यानी समरसेबल ऑन कर दिया आपने, तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये प्योर रेजिस्टिव नाम का RL लोड बन गया। RL लोड बनते ही क्या होगा भाई, अब जो जनरेटर आपका 5 kV यूज़ कर रहा है ना, यानी जो जनरेट कर रहा है, उस 5 kV का हो सकता है सिर्फ 4 kV 4 किलोवाट में कन्वर्ट हो, और बाकी 1 kV क्या और आपका वेस्ट हो जा रहा है, समझे। तो ओवरऑल अगर आपको और फर्दर लोड लगाना हो, इसमें और फर्दर अगर लोड लगाना हो भाई, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको अपने
अपना जो जनरेटर है उसका एक तरीके से केवी रेटिंग बढ़ाना पड़ेगा, यानी अभी जनरेटर यहाँ पे काम नहीं करे, ओवरलोड हो जाएगा, समझ गए? क्योंकि ये एक्चुअल में तो 5 केवी जनरेट कर रहा है, लेकिन 5 केवी में से आपका यूजफुल पावर कितना है एक तरीके से, सिर्फ 4 किलोवाट, और आपने मान लिया यहाँ पे लोड लगा दिया 5 केवी से अधिक, 5 केवी का, ठीक है, और जनरेट कर रहा है कितना, एक्चुअल पावर कितना जनरेट का 4 केवी, मतलब 4 केवी जो है 4 किलोवाट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ओवरऑल आपको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा यूनिट। ओके, इसलिए हम लोग जब पावर सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल लोड होता है वहाँ पे आपका भाई पेनाल्टी लगाया जाता है, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा पावर फैक्टर लैगिंग कर दिया इंडक्शन मोटर से लगा करके तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई जो आपका जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ पे जो कैपेसिटी है आपके जनरेटर का वो अब सफिशिएंट नहीं है फर्दर लोड को प्रोवाइड करने के लिए। आपका जो जनरेटिंग स्टेशन है उसको क्या करना पड़ेगा, बड़ा जनरेटर और खरीद के लेकर के आना पड़ेगा। क्यों? तो ये सब भाई अपने आप में एक टॉपिक हो जाता है। ओके, तो हम तो ज़्यादा नहीं खींचेंगे, तो ओवरऑल आपको समझ में आ रहा होगा। ही आपका जो नेक्स्ट है आरएल लोड हो गया। अब आरसी लोड की बात करें, सबसे पहले आपको दिमाग में रखना, ना आरएल लोड अच्छा होता है ना आरसी लोड अच्छा होता है, ठीक है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, यूनिटी लोड को यानी यूनिटी पावर फैक्टर को बेस्ट मानते हैं, ठीक है। तो आरसी लोड में क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यानी अब जो है करंट आपका लीड करेगा, ये करंट हो गया, वोल्टेज आपका लैग करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें भी क्या होगा, आपका जो पावर होगा ये इस तरीके से नेगेटिव में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये भी मेरे लिए अच्छा नहीं है। अब देखिए, ये तो आपको पावर फैक्टर का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर में लीडिंग लोड पे वोल्टेज मेरा बढ़ क्यों जा रहा था, क्या रीज़न हो सकता है। तो इसके लिए एक चीज़ और समझिए, जैसे पावर इक्वल टू आपने पढ़ा VI cos phi, तो ओवरऑल देखिए ये जो आपका करंट और cos phi, इसमें समझिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में, इसका मतलब क्या है, करंट और पावर फैक्टर क्या होता है भाई, आपस में इन्वर्सली रिलेशन होता है। अगर आपके सिस्टम का पावर फैक्टर अच्छा है तो वहाँ पे करंट जो खींचेगा, ठीक है, ये कम खींचता है, और करंट अगर आपका कम खींच रहा है तो आप समझिए यहाँ पे ये मेरा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी E2, ऐसे समझिए ये मेरा R2, ये मेरा X2, और यहाँ पे मेरा मान लेते हैं कोई लोड लगा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं RL लोड ही ले लेते हैं, ओके। ये R हो गया, L हो गया, बीच में कैपेसिटर लगा दिया पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए। तो पावर फैक्टर अगर अच्छा है सिस्टम का तो करंट ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये कम खींचेगा। करंट अगर कम खींच रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि इनके पास जो ड्रॉप देखने को मिलेगा ये कम देखने को मिलेगा, और ड्रॉप कम देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्या, आपका भाई जो E2 होगा अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो समझिए पावर फैक्टर अगर अच्छा है सिस्टम में तो करंट ऑटोमेटिक कम खींचा जाता है लोड के द्वारा, और करंट अगर कम खींच रहा है इसका मतलब क्या, आपका जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे वो वोल्टेज ड्रॉप एक तरीके से कम रहेगा। तो वोल्टेज ड्रॉप कम होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर हो जाता है, ओके। तो ये समझ लिया आपने। अब हम लाते हैं मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिए इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं भाई। और वही अगर आपका पावर फैक्टर डाउन हो गया, बहुत घटिया है, ठीक है, तो पावर फैक्टर अगर डाउन हो गया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, करंट ही ज़्यादा खींचेगा। अब क्यों खींचता है मैं आपको बता रहा हूँ, करंट ज़्यादा खींचेगा, सिस्टम होगा करंट ज़्यादा खींचेगा, और करंट ज़्यादा खींचेगा तो इंटरनल इंपेडेंस उसमें ड्रॉप ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ड्रॉप ज़्यादा देखने को मिलेगा मतलब क्या, वोल्टेज एक तरीके से ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है इसके पीछे समझिए। देखिए जो आपने लोड लगाया भाई, मान लेते हैं इंडक्शन मोटर लगाया है, ओके, ये आपका ट्रांसफार्मर, तो ये जो इंडक्शन मोटर लगाया है इसको चलने के लिए भाई एक पावर चाहिए होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं रेटिंग है कितना 1000 वाट, इसको पावर चाहिए। जैसे मान लेते हैं आपका सबमर्सिबल है, ठीक है, मान लेते हैं 300 फीट ज़मीन के नीचे डाला हुआ आपने बोरिंग करके, है ना, और आपका जो टंकी है पानी वाला वो मान लेते हैं भाई 3rd फ्लोर पे रखा हुआ है, तो एक फ्लोर का 12 फीट हाइट होता है, तो 12 के कितना हो जाए 36 फीट इधर और 300 फीट नीचे, यानी 300 फीट नीचे से उठा के 36 फीट ऊपर लेकर के जाना है। टोटल कितना हो गया है, हाइट कितना हो गया आपका 336, है ना, 336 फीट ऊपर एक तरीके से क्या करना है, इस पानी को इस मोटर को पानी निकाल करके चढ़ाना है भाई, ठीक है, इसका वर्क है। यानी ये एक तरीके मैंने बता दिया लोड लगा हुआ, इतना हैवी लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए इस इंडक्शन मोटर को कुछ पावर चाहिए था, रेटिंग होगा कुछ ना कुछ फुल लोड पे चलने के लिए, तो मान लेते हैं 1000 वाट एक तरीके से, या फिर 2000 वाट कर लेते हैं भाई, ठीक है। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि पावर इक्वल टू होता क्या है, पावर इक्वल टू क्या होता है, VI cos phi। तो ओवरऑल देखिए अगर सिस्टम का पावर फैक्टर घटिया, मोटर का पावर फैक्टर घटिया, तो ओवरऑल पावर फैक्टर घटिया होने के चलते क्या होगा, करंट ऑटोमेटिक ये ज़्यादा खींचेगा, करंट ज़्यादा खींचेगा चलते तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल इंपेडेंस में ज़्यादा एक तरीके ड्रॉप हो रहा है। और वोल्टेज अगर फर्दर ड्रॉप हो गया तो करंट आपका और ज़्यादा खींचने लगेगा, क्योंकि इन सबको मिलाने के बाद ही क्या हो रहा है, आपका पावर मिलेगा 2000 वाट का। ओके, अब ऐसा क्यों होता है, पावर फैक्टर डाउन होने से करंट क्यों बढ़ जाता है, इसके पीछे समझिए। देखिए भाई जब आप अल्टरनेटर पढ़िएगा ना, क्योंकि जैसे ही मेरा घर है, ठीक है,
इस घर से यहाँ पे मैंने सिंगल फेज आर और एक न्यूट्रल लिया हुआ है, और यहाँ पे मेरा क्या, ये पावर कहाँ से आ रहा है, तो ये मेरे एक ट्रांसफार्मर से आ रहा है जो कि रोड के बाहर लगा हुआ है, और ये ट्रांसफार्मर क्या है, एक सबस्टेशन से कनेक्टेड होगा डिस्ट्रीब्यूशन वायर के थ्रू, और वो सबस्टेशन क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड होगा, और वो ट्रांसमिशन लाइन क्या है, किसी ना किसी जनरेटिंग स्टेशन से कनेक्टेड होगा। समझ में आया? तो जनरेटिंग स्टेशन पे आपका क्या है, एक जनरेटर लगा हुआ है जिसको हम लोग अल्टरनेटर बोलते हैं। ओके, और अल्टरनेटर का जब आप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जिसको हम लोग वोल्टेज बोल रहे हैं, जनरेटेड ईएमएफ जो होता है भाई क्या होता है, जैसे डीसी मोटर का एग्जांपल लेते हैं ना, 5ZNP डिवाइडेड बाय 60A। तो आप देख रहे हैं जो ईजी है मेरा क्या है, प्रोपोर्शनल किसी फ्लक्स के ऊपर और स्पीड के ऊपर। मान लेते हैं भाई स्पीड मेरा कांस्टेंट, ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप थर्मल पावर प्लांट से बिजली बना रहे हैं, यानी आपका पानी गर्म हो रहा हो, स्टीम बन रहा हो, स्टीम क्या कर रहा हो, टरबाइन को घुमा रहा हो, तो टरबाइन का स्पीड मेरा कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड में आपका जो कंडक्टर घूम रहा है, इसका जो स्पीड है कांस्टेंट, समझ में? तो स्पीड मेरा कांस्टेंट हो गया। अब बचा फ्लक्स, तो फ्लक्स पे क्या असर होता है इसको समझिए। आपने पढ़ा होगा भाई आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है भाई, कि जब आप लोड लगाते हैं ना, तो लोड लगाते हैं, इंडक्टिव लोड लगाइएगा, तो यहाँ पे आपका डीमैग्नेटाइजेशन होता है। डीमैग्नेटाइजेशन कहने का मतलब क्या, कि आपके ओवरऑल फ्लक्स को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है, फ्लक्स आपका कम जाएगा। और ईजी आप देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके ऊपर, फ्लक्स के ऊपर है। समझ में आया भाई? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन या फिर कहिए मैग्नेटाइजेशन, सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ये, ठीक है। ट्रिपल ए का पेड क्लासेस पढ़िएगा मशीन में, उसमें बताया गया पूरा का पूरा डीसी मशीन के अंदर आकर के। तो ओवरऑल जब आप आरएल लोड लगाते हैं तो आरएल लोड के चलते क्या होता है, आपका डीमैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट आता है, यानी फ्लक्स को ओवरऑल क्या करता है, कम कर देता। फ्लक्स अगर आपका कम हो गया तो क्या हो जाएगा, आपका ईजी ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ईजी अगर कम हो गया भाई इटसेल्फ, वहाँ पे ईजी अगर कम हो गया तो भाई तो मैं आपको बता रहा हूँ पावर इक्वल टू VI cos phi। तो अगर आपका वोल्टेज कम गया, क्योंकि पावर फैक्टर आपका कम था, तो ऑटोमेटिक करंट क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा खींचेगा सेम पावर को मैच करने के लिए, फिर सेम लोड को हैंडल करने के लिए। वही जब आप RC लोड लगाते हैं, ठीक है, यानी पावर फैक्टर यहाँ पे, यानी भाई RC यानी कि लीडिंग लोड लगाएंगे, कैपेसिटिव लोड लगाएंगे, तो इसके चलते जो आपका आर्मेचर रिएक्शन होगा, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट लेकर के आता है। यानी ये ओवरऑल क्या करता है, फ्लक्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है। फ्लक्स स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपका ईजी ओवरऑल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ईजी स्ट्रॉन्ग हो गया तो ओवरऑल आपका जो जनरेटर, मतलब पूरा का पूरा उसी जनरेटर से तो कनेक्टेड है आपका, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, आपका ट्रांसफार्मर, आपका घर, ठीक है। तो ओवरऑल आपका फ्लक्स स्ट्रॉन्ग हो गया, और फ्लक्स स्ट्रॉन्ग होने से ईजी स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ओवरऑल देखिए पावर इक्वल टू VI cos phi। तो इसमें मेरा वोल्टेज में कोई फॉल नहीं दिखा, तो वोल्टेज में कोई फॉल नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, कि पावर फैक्टर में अच्छा था, पावर फैक्टर अच्छा तो वोल्टेज में कोई फॉल देखने को नहीं मिलेगा। और वोल्टेज अगर मैं इटसेल्फ स्ट्रॉन्ग है तो ओवरऑल करंट ही क्या करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ खींचेगा। समझे भाई? करंट कब खींचता है कोई भी मोटर, जब वोल्टेज बहुत ज्यादा पुअर हो चुका है, ठीक है, वोल्टेज बहुत नीचे गिर गया, तो ओवरऑल क्या पावर को मैच करवाना है, सेम पावर के लिए इसके क्या करंट खींचना पड़ेगा, ज्यादा खींचना पड़ेगा। समझ, यहाँ पे वोल्टेज गिरा ही नहीं, वोल्टेज आपका वही रेटेड है, मान लेते हैं रेटेड वोल्टेज मिल रहा है आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये करंट ज्यादा खींचेगा ही नहीं। जैसे मान लेते हैं आपके घर का एक कंडीशन लेते हैं, मान लेते हैं आपका जो मोटर है ये 200 वोल्ट पे रेटेड है, ठीक है, और 200 वोल्ट पे मान लेते हैं 5 एम्पीयर करंट खींचता है। अब मान लेते हैं आपके घर का किसी कारण से आपका वोल्टेज कितना है, 150 वोल्ट है। अभी वोल्टेज कैसे डाउन होता है कॉलोनी ये सब में, तो आपका जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर मैंने आपको बताया भाई इंटरनल इंपेडेंस यहाँ पे है वाइंडिंग के चलते, है ना। तो अगर आप बहुत सारा लोड लगा देंगे, मान लेते हैं 100 AC लगा हुआ है एक ट्रांसफार्मर, तो भाई बहुत ज़्यादा करंट खींचेगा ये, और ये करंट क्या करेगा, यहाँ पे जो इंटरनल इंपेडेंस हमें ड्रॉप लेकर के आएगा, यहाँ पे ड्रॉप ज़्यादा होगा तो सीधी इंटरनल वोल्टेज यानी आपके घर का वोल्टेज क्या होगा, डाउन हो जाएगा। समझे? तो मान लेते हैं मेरा अभी वोल्टेज किसी कारण से 150 वोल्ट पे आ गया, ठीक है, लेकिन आपके मोटर को तो सेम काम करना ना, 300 फीट पे पानी चढ़ाना है एक तरीके से, इसका मतलब क्या, लोड वही है, तो वोल्टेज अगर कम गया तो और काम वही करना था, पावर इसको सेम चाहिए, पहले वाला ही पावर चाहिए, ठीक है, पावर इक्वल टू VI cos phi। तो वोल्टेज अगर कम गया तो सीधे करंट ही ज़्यादा खींचेगा। समझ गए? 5 एम्पीयर से ज़्यादा करंट खींचेगा इस बार, क्योंकि अब वोल्टेज मेरा 200 ना है, 150 है, ठीक है। तो इस तरीके से करंट खींचेगा, इनका सभी का मल्टीप्लीकेशन क्या हो, एक तरीके से 2000 वाट के बराबर हो। तो आपको ओवरऑल समझना है भाई कि जब हम लोग का लीडिंग लोड लगता है, यानी RC लोड लगाएंगे, कैपेसिटिव लोड लगाएंगे, तो उस केस में वोल्टेज क्यों बढ़ जाता है, नो लोड से वोल्टेज अधिक क्यों हो जाता है टर्मिनल पे, तो उसके पीछे का रीजन है कि आपका जो जनरेटर है वहाँ पे ये मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट लेकर के आता है, यानी फ्लक्स को स्ट्रॉन्ग करता है। फ्लक्स को स्ट्रॉन्ग करने से ओवरऑल वोल्टेज आपका सही रहता है, वोल्टेज में डिक्रीमेंट नहीं आता है, तो ओवरऑल आपका ये करंट क्या करेगा, कम खींचेगा। अगर 200 वोल्ट है बना हुआ ऑलरेडी मेंटेन है, तो सीधी 5 एम्पीयर से ज़्यादा क्यों करंट खींचेगा आप, इसी पे ये क्या कर रहा है, एक तरीके से ये अपना 2000 वाट गेन कर ले रहा है पावर, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज कम गया तो करंट आपका 5 एम्पीयर ज़्यादा खींचेगा। और लो वोल्टेज पे अगर आपने मोटर ज़्यादा देर तक चला दिया तो वो करंट पहले ज़्यादा खींच रहा है, 5 एम्पीयर से मान लो 7 एम्पीयर खींच रहा है,
तो सीधी सी बात है आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ जाएगा, क्योंकि आर तो सेम है वाइंडिंग के ज़्यादा, लेकिन करंट बढ़ गया, करंट बढ़ते हीट बढ़ गया, हीट बढ़ गया, इसका मतलब क्या, ज़्यादा देर तक चला दीजिए तो मोटर आपको गर्म होकर तुरंत जल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा भाई, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन कैसे चला जाता है। ओके, अब हम लोग आता है थोड़ा सा एमसीक्यूज़ के ऊपर, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है फटाफट कर लेते हैं। तो 126 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इतना डिटेल में जाने का मतलब यही है कि आगे का जो न्यूमेरिकल है उसमें आपको दिक्कत ना हो। बोलता है द स्टील इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर कोर है, तो स्मॉल हो जाएगा। स्टील हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, सीधी सी बात है भाई, हम लोग यहाँ पे रिलेक्टेंस को कम करना चाहते हैं, है ना। तो हाई परमेबिलिटी, रिलेक्टेंस कम है तो क्या परमेबिलिटी ज़्यादा है। रिलेक्टेंस का फॉर्मूला देखिएगा तो रिलेक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, ये होता है यहाँ पे म्यू नॉट, और म्यू नॉट क्या भाई, रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। इसको म्यू नॉट इंटू म्यू आर बोलते हैं, ठीक है। ये इन्वर्सली चलता है एक तरीके से, जैसे आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई एरिया होता है ना। तो उसी तरीके से आपका एक रिलेक्टेंस होता है, रिलेक्टेंस इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे म्यू आर, ये एल अपॉन ए होता है, ठीक है। म्यू नॉट इंटू म्यू आर कर लीजिए, ठीक है। तो आयरन का क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हाई है, इसका होता है क्या, रिलेक्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो हाई परमेबिलिटी लो हिस्टेरिसिस लो ऑल हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, ट्रांसफार्मर लीकेज फ्लक्स। देखिए भाई लीकेज फ्लक्स मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर दिया था। ट्रांसफार्मर का जो लेक्चर नंबर 5 है उसमें पूरा का पूरा लीकेज फ्लक्स के बारे में मैंने मतलब एक्सप्लेन किया है। तो वो बोलता है इन ट्रांसफार्मर लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज फ्लक्स क्या होता है, हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, नहीं बिल्कुल गलत है। लीकेज फ्लक्स किसको बोल रहे थे हम लोग, जो प्राइमरी में जो फ्लक्स बना भाई, यहाँ पे जो फ्लक्स बना, ये फ्लक्स ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये फ्लक्स क्या होगा, 100% होगा अपने आप में। तो 100% वाले कुछ ऐसा ये लो रिलेक्टेंस पाथ हम लोग दिया ना, यहाँ से एक तरीके से क्या करेगा, इधर सेकेंडरी तक पहुँच जाएगा, समझे। लेकिन कुछ फ्लक्स क्या होता है, सेकेंडरी तक पहुँच नहीं पाता है, ठीक है। ये एयर में एक तरीके से इस तरीके से घूमता है, इसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। उस तरह सेकेंडरी साइड में भी होता है। तो इस पर मैंने आपको ऑलरेडी सेपरेट वीडियो दिया है, तो उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे भाई। तो ओवरऑल क्या बोल रहा है, इस नेग्लिजिबल एट फुल लोड, नहीं फुल लोड पे तो और ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट ज़्यादा है, करंट ज़्यादा सीधी होता है, लीकेज और ज़्यादा होगा। प्रोड्यूस म्यूचुअली इंड्यूस्ड, नहीं म्यूचुअली इंड्यूस्ड थोड़ा ना होता, तो क्या होगा, थर्ड हो जाएगा। यानी लीकेज फ्लक्स को मिनिमाइज करना, तो इसको बोलते हैं इंटरलीविंग द प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। अभी क्या होता है, जब आप ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे भाई, ओके, जब आप ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे शेल टाइप और कोर टाइप, ठीक है। तो जो आप ट्रांसफार्मर यहाँ पे देख रहे हैं समझने के लिए जो हम लोग बनाते हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा वाइंडिंग नहीं होता है इधर प्राइमरी इधर सेकेंडरी, नहीं। कोर टाइप का आपका क्या होता है, पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग, इसी पे हाई क्या होता है, एक तरीके हाई वोल्टेज वाइंडिंग डाल देता है, समझ में, आधा इधर आधा इधर। उसी तरीके से आपका एक शेल टाइप होता है। शेल टाइप में आप देखिए हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग। देखिए लीकेज फ्लक्स को कम करना चाहिए, मतलब क्या हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं भाई, अगर ये मेरा प्राइमरी वाइंडिंग है, तो हम लोग चाहेंगे कि सेकेंडरी वाइंडिंग इसके बहुत नज़दीक हो। हम लोगों ने ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा, वहाँ पे मैंने आपको मैग्नेटिक कपलिंग के बारे में बताया। यहाँ पे क्या होगा, K इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। K क्या था आपका, कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर हुआ। 1 है, इसका मतलब क्या 100% कपल है, ठीक है। एक था आपका, आप वाइंडिंग को ऐसे रख सकते हैं, ये मेरा प्राइमरी और ये मेरा सेकेंडरी। तो यहाँ पे K इक्वल टू कभी भी 1 के बराबर नहीं बनी, 1 से कम ही होगा K का वैल्यू। और एक और मैंने आपको बताया था कि एक वाइंडिंग ऐसे रख लीजिए और एक वाइंडिंग ऐसे रख लेते हैं, यहाँ पे आपका K का वैल्यू 0 था, क्योंकि ये कभी भी लिंक नहीं कर पाएगा, समझे। तो हम लोग ट्रांसफार्मर में, ये तो आपका समझने के लिए ऐसा डायग्राम दिखाया जाता है बच्चों की तरह, लेकिन भाई ट्रांसफार्मर हम लोग चाहते हैं कि लो वोल्टेज वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग क्या हो, बिल्कुल नज़दीक हो, ताकि हम लोग यहाँ पे फ्लक्स लीकेज कम हो। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं शेल टाइप। और शेल टाइप में देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क टाइप वाइंडिंग, या फिर इसी को बोलते हैं सैंडविच टाइप वाइंडिंग, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर, ठीक है, सेक्शनलाइजिंग इंटरलीविंग वाइंडिंग, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो HV वाइंडिंग है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एन टर्न्स में तोड़ दिया। एन टर्न्स का होता है 1 2 3 4 इसके पार्ट हम लोगों ने बनाया। जैसे हम लोगों ने वाइंडिंग पढ़ा था, मान लेते हैं आपका 5000 टर्न का LV वाइंडिंग है, ठीक है, 5000 टर्न। तो 5000 को क्या कीजिए, 4 पार्ट में तोड़ दीजिए, यानी इसको 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8, मतलब जो भी आएगा भाई, ठीक है, उतना आपका बराबर हिस्सों में 4 पार्ट में तोड़ के यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। उसी तरीके LV को भी हम लोग करेंगे, ठीक है। LV अगर मान लेते हैं आपका 10,000 टन का है, ठीक है, मान लेते स्टेप डाउन है, तो 10,000 को क्या करेंगे,
एक मतलब एलवी का टर्न ज़्यादा होता है, 1 2 3 4 5, तो 5 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 नहीं 2-2000 का क्या होगा, मेरे को 5 कॉइल बनाना पड़ेगा। और एलवी को इधर क्यों रखते हैं, ताकि हम लोग को यहाँ पे इंसुलेशन कम प्रोवाइड करना पड़े, ठीक है। तो एलवी एचवी क्या हो गया, एकदम नज़दीक आ गया, तो यहाँ पे हम लोग का लीकेज कम होता है। क्यों भाई, क्योंकि जो प्राइमरी में फ्लक्स बनेगा वो इजीली सेकेंडरी के साथ लिंक हो जाता है। समझ में देख रहे हैं यहाँ पे फ्लक्स, इसको बोलते हैं कि आयरन जो है पूरे वाइंडिंग को क्या कर रखा है, सराउंडेड किया हुआ है, समझे। तो ओवरऑल देखें यहाँ से जो फ्लक्स बनेगा, मान लेते हैं प्राइमरी में ऐसे जा रहा है फ्लक्स, ठीक है, तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा, ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से ये लो रिलक्टेंस पाथ दे रहा है, यहाँ से ऐसे बन के अपना कंप्लीट सर्किट बना लेगा। यानी एयर इसको दिखा ही नहीं कहीं पे भी एयर देख रहे हैं, कहीं पे भी ये आपस में सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, डिस्क वाइंडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उसमें आपका लीकेज फ्लक्स वैसे भी कम होता है भाई। अगर आप कोर टाइप की बात करें तो कोर टाइप में क्या होता है भाई, कोर टाइप में कुछ ऐसा लिम्ब होता है, ठीक है, इस तरीके का लिम्ब होता है, 3 फेज पड़ेगा, ऊपर में ऐसे हम लोग बंद कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले हम लोग एलवी करेंगे, फिर इसके ऊपर क्या करते हैं, एचवी करते हैं, समझ में आया, तो ये सब कंस्ट्रक्शन का पार्ट है भाई। तो यहाँ पे जो एक लाइन लिखा हुआ है इंग्लिश में, ये एक तरीके से बोल रहा है इज मिनिमाइज्ड बाय, यानी लीकेज फ्लक्स हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं कैसे, तो इंटरलीविंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब डिस्क वाइंडिंग करके। ओके, नेक्स्ट है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर हेल्प अस टू फाइंड इन। देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग जो यहाँ पे प्राइमरी साइड में वोल्टेज दे रहे थे भाई, ठीक है, और शॉर्ट सर्किट क्यों कर रहे थे, हम लोगों ने देखा है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका रेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, 100 kVA है, फिर 100 MVA है। तो भाई अगर इस ट्रांसफार्मर के अंदर फुल लोड करंट फ्लो करवाना है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको 100 kVA का लोड सेकेंडरी साइड में कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर 100 MVA का लोड आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। उतना हैवी लोड आप कहाँ से लेकर के आइए, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अगर आप एक सिंगल घर की बात करें तो 5 kVA का लोड होता है ना, या फिर कहीं 3 kVA का लोड होता है। तो सोचिए सिर्फ एक घर में सिर्फ 5 kVA, तो आपको सोचिए कितना सारा यहाँ पे घर जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका ये 100 kVA का लोड, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, करंट को फुल लोड करंट इजीली फ्लो हो जाए, ठीक है, बिना इतना हैवी लोड कनेक्ट किए हुए, तो हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी को शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करते क्या हो गया, इंपेडेंस मेरा लो हो गया, इंपेडेंस लो होता है ऑटोमेटिक करंट मेरा ज़्यादा फ्लो होने लगता है भाई, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग ने रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो भाई शॉर्ट सर्किट है, इंपेडेंस बहुत कम है, तो ओवरऑल तुरंत ट्रांसफार्मर में आग लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, रेटेड वोल्टेज का सिर्फ 12%, 10 से 12% ही देते हैं, क्योंकि कम वोल्टेज सफिशिएंट है, क्योंकि इंपेडेंस कम हो गया है, तो ओवरऑल आपका रेटेड करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। और रेटेड करंट क्यों फ्लो करवा रहे हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे फुल लोड पे कॉपर लॉस फाइंड आउट कर लिया जाए, ठीक है, कर सकें, या फिर करने में अचीवेबल, ठीक है। तो हम लोग करते हैं फुल लोड कॉपर लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। नो लोड पे तो कभी कॉपर लॉस आएगा, नो लोड में भाई करंट ही नहीं फ्लो रहा, तो I2 R लॉस कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। आयरन लॉस कभी भी नहीं, आयरन लॉस आपका ओपन सर्किट होता है एक तरीके से, ठीक है, रेटेड वोल्टेज पे आपका आयरन लॉस फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट है अ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स एट मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन इट्स, तो क्या होता है, ये प्रूफ होता है, कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस हो जाएगा, तो आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज आल्सो कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं एफिशिएंसी एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक ना भाई। अब थ्योरी पढ़ेंगे, यहाँ पे भाई बुक का अटैच करना चाहिए था मेरे को पेज, बट मैं लाया नहीं हूँ। देखिए ऑल डे एफिशिएंसी आप बुक में पढ़ेंगे भाई, तो यहाँ पे ऑल डे एफिशिएंसी को हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। ऑल डे एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, तो समझिए, जैसे मान लेते आपने एक ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया, तो भाई इस ट्रांसफार्मर का अगर आप एफिशिएंसी की बात करें तो क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आपने इसका एफिशिएंसी निकाला है भाई, ये एफिशिएंसी आपने कैसे निकाला है बताइए। जैसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऑल डे एफिशिएंसी की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे आते हैं। देखिए जो आपका कॉलोनी है, कॉलोनी के बाहर में जो ट्रांसफार्मर लगा है, इसके प्राइमरी साइड में क्या है, 11 kV 2400 घंटा लगा हुआ है, ठीक है, 2400 घंटा लगा हुआ है, सही बात है। कभी कभी लाइट कट गया अलग बात है, लेकिन 24 घंटा लगा हुआ है यहाँ पे सप्लाई। लेकिन भाई इधर से जो सेकेंडरी साइड जो आप लोड ले रहे हैं, ये लोड मेरा कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। हो सकता है अभी जैसे कोई आपके कॉलोनी में स्कूल हो, अब वो स्कूल मान लेते हैं 2 बज गया, स्कूल बंद हो गया, तो हो सकता है यहाँ पे 50 AC बंद हो गया अचानक से, तो भाई AC वाला तो लोड डिस्कनेक्ट हो गया। फिर मान लेते हैं आपके कॉलोनी में कोई छोटा मोटा फैक्ट्री है, ओके, तो वो फैक्ट्री भी बंद हो गया 6 बजे या फिर 5 बजे, तो वो भी लोड एक तरीके से, मतलब सेकेंडरी साइड में आप देख रहे हैं कि लोड मेरा वेरिएबल है। 24 घंटे का अगर हम यहाँ पे टाइम कंसिडर करें तो 24 घंटे में आप देख रहे हैं कि इधर से, यानी इनपुट साइड में मेरा 24 आवर्स क्या है, पावर सप्लाई है, लेकिन सेकेंडरी साइड में आपका भाई ये ट्रांसफार्मर कभी भी फुल लोड पे ऑपरेट नहीं हो रहा है, कभी लोड बढ़ रहा है, कभी
घट रहा है। लोड कर्व आपने पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके का आपका मान लेते हैं टाइम है और ये वर्सेस पावर का डिमांड है वॉट में या फिर कहिए किलो वॉट में, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का आपका कर्व बन रहा है, वेरिएबल एक तरीके से इधर क्या हो रहा है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे आप इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ये जो आपका मैन्युफैक्चरर ने इफिशिएंसी दी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, इस हिसाब से थोड़ा ना चलेगा, क्योंकि इधर आपका क्या है, इनपुट तो 24 आवर्स है, 24 घंटा लगा हुआ, लेकिन आउटपुट आपका वेरिएबल है यहाँ पे। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑल डे एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है ना भाई, समझ गए। तो ऑल डे एफिशिएंसी में क्या होता है, टाइम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। 24 घंटे में मेरा इधर आउटपुट कितना लिया गया और उसी टाइम में इनपुट मेरे को कितना एक तरीके से दिया गया, तो उस तरीके से निकाला जाता है। तो थ्योरी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आप समझ में आ जाओ। और इसी को हम लोग ऑल डे एफिशिएंसी को हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी बोलते हैं। अगला बोलता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट हेल्प अस टू फाइंड। तो क्या होता है, तो कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए एनी डिजायर लोड, ठीक है, किसी भी लोड पे हम लोग फाइंड, आयरन लॉस तो होगा नहीं, कॉपर लॉस नो लोड पे होगा नहीं भाई, ठीक है। नो लोड पे कभी करंट ही नहीं है तो कॉपर लॉस कैसे निकाल लीजिएगा। अगला बोलता है पावर एफिशिएंसी ऑफ अ लाइटनिंग ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज। देखिए अगेन एफिशिएंसी का है, एफिशिएंसी पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे भाई। समझिए लाइटनिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है। लाइटनिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है भाई, जैसे लाइटनिंग का मतलब क्या होता है, सॉरी लाइटनिंग बोलो, लाइटिंग, LIGHT, लाइट मतलब क्या होता है, बल्ब, ठीक है। ट्यूब लाइट्स, CFL, ये सब क्या है, लाइट्स है हम लोग का। लाइट्स किस लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग अंधेरे में ना काम करें, अंधेरे से हम लोग बचे, समझ में आया। तो ये जो लाइटनिंग ट्रांसफार्मर लिखा हुआ, सॉरी लाइटिंग ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं पहले समझिए। जैसे मान लेते हैं आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं भाई, हर एक शहर में एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल एरिया में जाइएगा तो देखिएगा उनके पास अपना खुद का एक ट्रांसफार्मर का कनेक्शन होता है 3 फेज का। तो वो लोग समझिए वो जो इंडस्ट्री है, तो इस इंडस्ट्री में 2 कंपार्टमेंट होंगे, ठीक है। एक जहाँ पे पूरा मशीनरी रखा हुआ है, मशीनरी कहने का मतलब क्या हो सकता है, लेथ मशीन रखा हो, मतलब बहुत जबरदस्त मोटर लगा हो भाई, ठीक है। सुन में मोटर वाला मशीनरी मतलब क्या, हैवी इलेक्ट्रिकल केस में क्या पूरा मोटर लगा होगा, ठीक है। समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। लेथ मशीन हो सकता है, कटिंग मशीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो ओवरऑल ये मशीनरी यानी ये मेरा पूरा इंडस्ट्री है, ठीक है, जहाँ पे वर्कर लोग आकर के काम करते हैं। और एक ऐसा बिल्डिंग होगा जिसके अंदर लेबर लोग रह रहे होंगे, है ना, मैनेजर रह रहा होगा, लेबर रह रहा होगा, ठीक है, वहाँ का स्टाफ लोग रह रहा होगा। तो ये जो आदमी लोग रह रहा है यहाँ पे, ये तो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए इसको क्या चाहिए, बल्ब चाहिए ना, फैन चाहिए। लाइट लोड, लाइटिंग मतलब इसमें ओवरऑल समझिए, लाइट लोड मतलब वही फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, मतलब क्या समझाओ भाई, मतलब लोअर पावर रेटिंग वाले एप्लियंस आप मान के चलिए एक तरीके से, ठीक है, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा लाइट होता है, ठीक है, बल्ब ये सब जलाने के लिए। तो इनको तो जलाना है ना, इस बिल्डिंग में जब रहेंगे तो इनको जलाना पड़ेगा, बल्ब जला सकते हैं, फिर CFL जला सकते हैं, फिर LED जला सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इस ट्रांसफार्मर से मान लेते हैं इस इंडस्ट्री में एक तरीके जहाँ पे मेन मशीन रखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन रहा है। इसी से अगर आप यहीं से अगर आप अपने इस बिल्डिंग को कनेक्ट कर देंगे तो होगा क्या, डे टाइम में क्या होगा, जैसे आप घर का एग्जांपल लीजिए ना, आप सिंपल सा एक समरसेबल मोटर चलाइए, देखिए वोल्टेज में कैसा फ्लैक्चुएशन आता है, देखा होगा आपने, हल्का सा दबाइए वोल्टेज डीम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो मशीनरी है बहुत हैवी पावर रेटिंग के हैं, तो इनको जब आप ऑपरेट कीजिएगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज फ्लैक्चुएशन होगा ये बहुत ज़बरदस्त होगा भाई। और वोल्टेज फ्लैक्चुएशन बहुत ज़बरदस्त होगा, और इसी के साथ अगर आप यहाँ पे अपना यहाँ पे लाइटनिंग लोड ये सब लगा दीजिएगा तो यहाँ पे भी फ्लैक्चुएशन बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब से बचने के लिए या फिर कहिए क्योंकि ये 3 फेज का लोड कनेक्टेड है, इसी से अगर आप इसको भी कनेक्ट कर दीजिए, बिल्डिंग को भी कनेक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे एक तरह ज़्यादा चांसेस होता है कि कोई भी अगर फॉल्ट वोल्ट आता है, ओके, तो वैसा सिचुएशन में भी डेंजर हो सकता है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक सिंपल छोटा सा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लेंगे, ओके, यानी 3 फेज तो आ ही रहा है, यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक साफनेट कनेक्शन देते हैं, और ये जो ट्रांसफार्मर लगा है इसको बोलते हैं हम लोग लाइटिंग ट्रांसफार्मर। क्लियर हुआ। आप थोड़ा सा गूगल पे थ्योरी पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। या फिर कहिए जैसे आपका कोई सब स्टेशन है, ठीक है, तो सब स्टेशन पे मान लेते हैं आपका भाई जो ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है ये सिर्फ डेल्टा में है, RYB, ओके। अब आपको मान लेते हैं कोई सिंगल फेज लोड जलाना यानी बल्ब जलाना, तो बल्ब क्या सिंगल फेज है। अब जो सब स्टेशन है वहाँ पे लोग रह रहे हैं ना, गार्ड ये सब रह रहा होगा, स्टाफ लोग रह रहा होगा, ठीक है, तो ओवरऑल उनको भी बल्ब ये सब चाहिए जलाने के लिए, फैन चलाने के लिए। तो लोग कैसे यहाँ से कनेक्शन लेगा, तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट करेगा, और ट्रांसफार्मर कैसा होगा, प्राइमरी साइड
डेल्टा में होगा, लेकिन सेकेंडरी साइड स्टार में होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या चाहिए, बल्ब जलाना, बल्ब सिंगल फेज लोड है, तो एक मेरे को न्यूट्रल चाहिए और एक मेरे को फेज चाहिए, समझ में आया। तो जो लाइटिंग ट्रांसफार्मर होता है उसका कनेक्शन भी कैसा होता है, डेल्टा और स्टार में होता है, ठीक है, ताकि आप यहाँ से इसमें इनपुट दे सके और बाहर में आपको क्या मिल जाए, एक न्यूट्रल और एक फेज मिल जाए। ओके, ताकि आप इजीली यहाँ पे क्या कर सके, अपने लाइट से सब फैन ये सब को चला सके, ऑपरेट कर सके। तो यही आपका लाइटिंग ट्रांसफार्मर, तो अपने आप में स्पेशल नहीं होता है, अपने आप में सेम ट्रांसफार्मर, बस इसका प्रिंसिपल जो है, सॉरी जो एप्लीकेशन है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो लाइट लोड के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, बाकी आप गूगल पे कर लीजिए, आपको समझ में आ जाए भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ बोल रहा था पावर एफिशिएंसी ऑफ अ लाइटिंग ट्रांसफार्मर इज, यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज डैश इट्स ऑल डे एफिशिएंसी, तो भाई हमेशा लेस होगा, ठीक है। ऑल डे एफिशिएंसी क्या होता है, यहाँ पे एक मिनट रुकिए, पावर एफिशिएंसी ऑफ अ लाइटिंग ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स, ठीक है, ग्रेटर होना चाहिए। ऑल डे एफिशिएंसी आपका हमेशा कम होता है पावर एफिशिएंसी से भाई, ठीक है। पावर एफिशिएंसी यानी जो आपको मैन्युफैक्चरर ने एक तरीके से बताया है, एक मिनट कंफर्म कर लेता हूँ, 125 का सेकंड इज हाइयर देन, बिल्कुल सही है। देखिए ऑल डे एफिशिएंसी क्या होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे भाई, नेक्स्ट सेशन में इस क्वेश्चन को मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन लाइटिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है एक बार आप गूगल कर लीजिएगा, और जो मैंने आपको हिंट दिया इतना वो आपको समझ में आ जाएगा।